चैनल जीनियस क्लासेस। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप आप लोग ने ये न्यू ईयर काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा एंड फर्स्ट सेमेस्टर भी आपके अच्छे से गए होंगे। ठीक है, सो अब हम आज से सेकंड सेमेस्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि तुम्हारा हिस्ट्री का है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। एंड एज यू कैन सी दिस टॉपिक, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, it is a very important chapter. Okay, very important topic that we are going to cover in this video. And आईसीएसई सेकंड सेमेस्टर में भी इससे काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, या हाँ चलो। द वर्ल्ड वॉर वन, first time a war was fought on a worldwide scale and almost all the countries participated in this war. After the war, the world war, the whole world was under suffering. देखो, मैंने इस पूरे चैप्टर को सिर्फ टॉपिक वाइज जो टॉपिक एग्जाम में आने वाले हैं उसको शॉर्ट लिस्ट करके प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े एंड जस्ट अप टू द मार्क आप पढ़ो। ठीक है, कितना पढ़ना है उतना ही पढ़ोगे एंड आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर टू यू in a story wise so that it gets very easier to you guys to understand. Okay, तो just आपसे read करोगे and then I will explain it. Okay, I read it and explain it. Okay, so it goes like this. Yeah. What are the causes of war? जो हम पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं इसमें, what are the causes of war? Okay, एक सेकेंड। First, nationalism and imperialism, race of armaments, division of Europe into two hostile groups, immediate causes, that is the Sarajevo crisis, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था वॉर को स्टार्ट करने में। ठीक है, या नेशनलिज्म रेफर्स टू द सेंस। नेशनलिज्म क्या होती है? नेशनलिज्म वो होती है मतलब देशभक्ति। ठीक है, आप देशभक्त हो उसको नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, चलो। Nationalism refers to the sense of unity felt by the people who share a common history, language and culture. Nationalism which led to World War One. अब ना आप सोचोगे देशभक्ति यार जो चीज़ होती है वो कैसे एक वर्ल्ड वॉर को जनरेट करेगी। ठीक है, तो फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी। अब जैसे मान लो मैं इंडिया हूँ, मेरे ओपोनेंट में पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश है, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। पाकिस्तान कहता है कि हम बम मार देंगे, तो इंडिया बोलता है कि हम बम मार देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी आता है कि सारे एक दूसरे से सुपीरियर समझने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। एग्रेसिव नेशनलिज्म, पॉइंट 2। एग्रेसिव नेशनलिज्म, देखो एक नेशनलिज्म होता है जो कि अपने कंट्री के थ्रू लव रहता है। एक एग्रेसिव आ जाता है यार, मतलब अब अपनी कंट्री को मतलब आगे बढ़ाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। ठीक है, चाहे वो जंग हो या फिर एनी सॉर्ट ऑफ मीन्स हो, दैट इज़ कॉल्ड एग्रेसिव। एग्रेसिव आप समझ रहे हो ना, काफ़ी एग्रेसिव होना। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपनी कंट्री के लिए कैसे लड़ते हैं या फिर अपने रिलीजन के लिए लड़ते हैं, सो दैट इज़ एंड दे फाइट फॉर दैट, तो दैट इज़ कॉल्ड एग्रेसिव नेशनलिज्म। ओके, एंड द मोस्ट कॉमन थिंग इज़ हेट्रेड फॉर अदर कंट्रीज़। यार मतलब अगर आप ऑब्वियस बात, अगर अपने पड़ोसी के लिए नफरत रखोगे तो आप हमेशा चाहोगे ना कि मैं उसे किस तरह से ख़त्म कर दूँ या उसे दबा दूँ या उसे गायब कर दूँ, मतलब समझो ना, हटा दूँ। सो दीज आर द बेसिक और यू कैन कॉल इट एज मेन कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वार, जो कि नेशनलिज्म के अंडर आता है। ठीक है, अब आते हैं इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ पॉलिसी और प्रैक्टिस बाय विच अ पावरफुल नेशन एस्टैब्लिशेस इट्स कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री, either by direct territorial acquisition or by gaining political economic control. देखो इम्पेरियलिज्म क्या होता है, जो आज के टाइम में ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। कोई भी यूएनओ के हिसाब से कोई भी एक कंट्री पे रूल नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पे रूल नहीं कर सकता। ओके, उसके लिए यूएनओ है जो कि सॉर्ट आउट करेगा। यहाँ पे क्या होता था इम्पेरियलिज्म में, जो पावरफुल कंट्रीज़ थे वो उस छोटे कंट्रीज़ या वीकर कंट्रीज़ पे आइदर अटैक करके उसे अपने अंडर रखते थे या फिर उसे इकोनॉमिकली इतना हेल्प करेंगे या क्या, मतलब वो कर्जदार हो जाएगा कि इतना कर्जदार हो जाएगा कि वो रिपे ही ना कर पाए, तो क्या होगा, वो कंट्री उसे कंट्रोल करने लगेगी। ठीक है, गेनिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंट्रोल। माई अपॉलॉजीज, मुझे सर्दी लगी हुई है, ठंडी के मौसम है, सो प्लीज़ कोऑपरेट। ओके, यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इंग्लैंड एंड फ्रांस बोथ वर हैविंग अ लॉट ऑफ कॉलोनीज अंडर देम अंडर द कंट्रोल इन एशिया एंड अफ्रीका। सबसे बड़ा एग्जांपल हम हैं इंडियंस, वी वर द कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश, द पीपल ऑफ ब्रिटेन। ओके, सो वी वर वन, मतलब उन्होंने हम पे कब्जा करके रखा था। ठीक है,
अदर कंट्रीज लाइक जर्मनी ऑल्सो वांटेड टू टेक कॉलोनीज फॉर एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्स एंड शोइंग सुपेरियरिटी। जैसा कि मैंने कहा था सुपेरियरिटी पाने के लिए अब जर्मनी भी चाहता था यार कि जब इंग्लैंड के पास 10 है तो मैं क्यों ना 12 करूं, या फिर एक सी बंदा कहेगा कि यार ए बी के पास इतना ज़्यादा है तो मैं क्यों ना करूं, ठीक है। तो यहाँ सुपेरियरिटी रेस चल रही थी कि किसके पास कितना जितना रहेगा वो ज़्यादा सुपीरियर होगा, तो सबको उस रेस में फर्स्ट होना था। अब आता है रेस ऑफ आर्मामेंट्स। आर्मामेंट्स होते हैं इन द सेंस कि यार अगर आपको देखो आज का टाइम कोई भी कंट्री कैसे समझ आता है कि पावरफुल है, अगर उसके पास हथियार ज़्यादा है, उसकी इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी है। तो आर्मामेंट्स यहाँ पे क्या होता है, जब आर्मामेंट्स मैं स्टोरी की तरह समझा रहा हूँ, आप समझ लेना, ठीक है। चलो मैं एक बार रीड कर देता हूँ। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस, इन सिलेबस में है नहीं, बट एक जनरल ओवरव्यू मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ताकि मान लो इन अगर आएगा तो नहीं, बट इन फ्यूचर कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो आपको एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सॉरी। The stockpiling of armaments in the excuse of preservation of peace and harmony, all countries increased their armamental power, and others were compelled to do to do the same. It just created atmosphere of fear and hatred. देखो यार ये बहाना मारते थे कंट्रीज, देखो मुझे अपनी हथियार बनानी है बहुत काफ़ी सारे, तो बंदा यूएनओ रहेगा या कोई कंट्रीज जो नेबरिंग है वो पूछेंगे ना यार कितने इतने हथियार किसके लिए बना रहे। तो कंट्रीज क्या करते थे, बहाना मार देते थे कि मतलब मैं रिज़र्व रख रहा हूँ, ताकि प्रिजर्व कर रहा हूँ या रिज़र्व रख रहा हूँ, कभी इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ी तो मैं यूज़ करूँगा वगैरह वगैरह। तो सब समझ आ गया यार क्या खेला चल रहा है। तो इससे सभी एक ही बहाना मानने लगे, मैं भी प्रिजर्व कर रहा हूँ, तो बी बंदा बोलेगा मैं भी प्रिजर्व कर रहा हूँ, या फिर मैं भी रिजर्व कर रहा हूँ, सी बोलेगा मैं भी सेम कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, एक फियर और एक हेट्रेड बनने लगा। भाई वो कर रहा है तो मैं कहीं वो मुझे मारे ना, तो मैं भी बढ़ाऊँगा अपना हथियार, ठीक है। सी बोलेगा यार ए भी कहीं मुझे ना मारे तो मैं भी अपने हथियार बढ़ाऊँगा। तो इससे क्या होता है, फियर और हेट्रेड का एटमोसफियर बन जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। ओके, डिवीजन ऑफ यूरोप। यूरोप जो था वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था इस टाइम पे, ठीक है। आप सुनते हो यूरोपियन यूनियंस, देर आर लॉट ऑफ कंट्रीज इन दैट, एंड एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, एट दैट 20th सेंचुरी में यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। ओके, विल गेट इनटू इट। देयर वर टू काइंड ऑफ स्टेट इन यूरोप इन द स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। दो काइंड ऑफ स्टेट होते थे यूरोप में 20वीं सदी के स्टार्टिंग में। ऑन द वन हैंड देयर वर सिंगल नेशन लाइक स्टेट्स लाइक फ्रांस, जर्मनी, होलैंड एंड others, and there were imperial states like Russia Empire and the Austria-Hungary Empire। देखो ये कहता है कि उस टाइम दो राज्य चलते थे दो तरह के। एक सिंगल कंट्री जो है, जैसे फ्रांस एक खुद की कंट्री हो गई, जर्मनी एक खुद कंट्री हो गई, और एक इंपीरियल आता था जहाँ पे एक रूलर टाइप ऑफ बंदा रूल करता था। जैसे रशियन एम्पायर था, वो एक एम्पायर था, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे कंट्रीज आते थे, ठीक। ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे कंट्रीज आते थे, ठीक है। एम्पायर का मतलब क्या होता है, उसके अंदर कुछ कुछ कंट्रीज मिलके, उस ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलके वो बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे फ्रांस और जर्मनी में क्या है, होलैंड में क्या है, ये लोग सिर्फ इंडिविजुअल लैंड मास है, ठीक है। यहाँ पे कोई कंट्री ऐड नहीं हुई है, कोई कंट्री सब्ट्रैक्ट नहीं हुए, ओके, दे आर द सोल वंस। बट रशिया और ऑस्ट्रिया हंगरी में सीन क्या था कि छोटे छोटे कंट्रीज़ को मिला के ये सब बने हुए थे, ठीक है। तो टू ग्रुप बिटवीन विच वॉर वॉज फॉट, दो ग्रुप बना था जिसमें वॉर लड़ा हो गया था। स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज हो जाता है ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंतात में कौन कौन सी कंट्रीज़ है। सो प्लीज़ नोट इट डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट और वट एवर इज़ कन्वीनियंस फॉर यू, डू इट। ओके, फर्स्ट इज जर्मनी। सॉरी, जर्मनी की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जस्ट नोट इट डाउन। ओके, GER होगी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटाली। दिस थ्री वेर वन ग्रुप एंड दे वे कॉल्ड एज ट्रिपल अलायंस। ओके, ट्रिपल अलायंस में कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटाली। ओके, एंड ट्रिपल अलायंस जब बनी तो उसके कंपटीशन में यार, जैसे मैं बोला ना, वहाँ पे कंपटीशन चल रहे थे कि मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे आगे बढ़ना है। तो जब देखा कि ट्रिपल अलायंस फॉर्म हुआ तो तीन सेपरेट उसके दुश्मन कंट्रीज़ ने खुद की एक अलायंस बनाई, जिसे उन्होंने नाम दिया ट्रिपल एंतात। ओके, ट्रिपल एंतात में कौन कौन थे, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। सॉरी, तो ट्रिपल एंतात में कौन कौन थे, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। सो प्लीज़ गाइज मेक श्योर यू राइट नोट इट डाउन समवेयर सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज इन द लेटर। ओके, चलो, इमीडिएट कॉज क्या था, सारा चीज़ जैसे कि मैंने कहा था आपको, जो कि मेन एक्चुअल रीज़न था वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने का। आपको समझ आएगा कि किस तरह से एक छोटी सी इंसिडेंट मतलब इतनी बड़ी सिनेरियो को पैदा कर सकती है। तो क्या होता है, एक आर्किड्यूक होते हैं फ्रांसिस फर्डिनेंड। ओके, दायर ऑस्ट्रिया हंगरी के एक आर्किड्यूक होते हैं जो कि राजकुमार रहते हैं, जो कि हायर होते हैं, ठीक है। मतलब वो गद्दी में बैठने वाले रहते हैं, ठीक है, द हायर ऑफ द थ्रोन, ठीक है।
ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी क्या हुआ था, वॉज असैसिनेटेड एट साराजीवो। तो साराजीवो में एक स्टोरी चलती है, जैसे वो अपनी वाइफ के साथ कार में बैठ के साराजीवो में जा रहे, साराजीवो से जा रहे थे, ठीक है। तो एक बंदा रहता है, उसका नाम आई गेस, मतलब एक ग्रुप होता है जिसमें एक बंदा रहता है, ठीक है। वही उन्हें असैसिनेट करता है, दिन दहाड़े गोली से दोनों को मार देता है, मतलब फ्रांसिस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ को, ओके। दिन दहाड़े कार में मार देता है, ओके। सो दिस इज द स्टोरी, ओके। देखो यहाँ दिया हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी वॉज असैसिनेटेड एट साराजेवो, कैपिटल ऑफ बॉस्निया, इन 23 1914. The assassination was organized by a secret society called a Black Hand or Union of Death. ठीक है, ये ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया था, फॉर्म्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट सर्बियन नेशनलिस्ट हुज एम वाज टू यूनाइट ऑल सर्बियन इनटू अ सिंगल सर्बियन स्टेट। सर्बियन जैसे वहाँ पे क्या होता है, कोल्ड वॉर चलता था, मतलब इंटरनल वॉर चलता था, ताकि अपने कंट्रीज़, मैं अपना कंट्री खुद का चाहूँगा, सर्बिया जितने भी मतलब कंट्रीज़ होते थे वो क्या चाहते थे कि मैं अब अलग हो जाऊँ, खुद की कंट्री बना लूँ, ठीक है। जैसे कैसे लोग कहते हैं कश्मीर को अलग कर दो, वो खुद की कंट्री बनेगी, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो कि कहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता था, जैसे बहुत सारे कंट्री, जो सर्बिया जो कंट्री था, स्टेट था, वो चाहते थे कि मैं अलग हो जाऊँ, अपने साथ कुछ कुछ और स्टेट्स को या पार्ट्स को अपने साथ लेके एक अलग कंट्री बना लूँ, सर्बिया नाम का, ठीक है। तो ये सर्बियन ग्रुप का ही मेंबर था जो कि उसने असैसिनेट किया था, ठीक है। ऑस्ट्रिया सर्व्ड 11 point ultimatum to Serbia, accepted all the ultimatum except those which were about to lose of sovereignty, ठीक है। अल्टीमेटम दे दिया था सर्बिया को कि यार, मतलब अब जैसे उसने असैसिनेट तो कर दिया, ऑस्ट्रिया हंगरी उस टाइम ज़्यादा था, पावरफुल था, तो उसने एक अल्टीमेटम दे दिया कि आपको ये करना पड़ेगा, बट एक्सेप्ट दोज विच वर अबाउट टू लूज द सॉवरेनिटी, जो उनका सॉवरेनिटी ना खो दे, बस वो पॉइंट्स को छोड़ के एक्सेप्ट सर्बिया सारे चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। चलो, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया ऑन जुलाई। अब भाई मेरे राजा को, या मान लो मेरे प्राइम मिनिस्टर को, अगर पाकिस्तान या XYZ कोई कंट्री असैसिनेट करता है, तो ऑब्वियस सा बात है, हम लोग चुप तो नहीं बैठने वाले हैं, पहले भी घुस के मारे थे, फिर से घुस के मारेंगे, आदत सी हो गई है, ठीक है। तो 1920 जुलाई 28 1914 पे ऑस्ट्रिया जो है डिक्लेयर वॉर करता है, किसके अगेंस्ट, सर्बिया के अगेंस्ट, ओके। अब वह क्या होता है, सर्बिया जो है रशिया के बगल में रहता है, ठीक है। तो रशिया इंटर्ड द वॉर टू सपोर्ट सर्बिया। भाई अब मान लो यार कोई दूर की कंट्री है, टर्की वर्की है, बांग्लादेश को मारेगा या नेपाल को मारेगा, तो जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो इंडिया उसका साथ देगा, ठीक है। तो सेम वहाँ पे रशिया क्या किया, इंटर टू सपोर्ट सर्बिया, ठीक है। रशिया उतर गया। जब रशिया उतर गया तो जर्मनी बोला भाई हम भी अपना फ्रेंड का मदद करेंगे, ठीक है। चल रहा है, देखो वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ, एक असैसिनेशन से स्टार्ट हुआ एक बंदे का, ठीक है। वहाँ से कंट्री आ गई सर्बिया, ऑस्ट्रिया हंगरी ने डिक्लेयर किया वॉर सर्बिया के अगेंस्ट, सर्बिया को बचाने रशिया आ गया, तो भाई ऑस्ट्रिया को बचाने जर्मनी आ गए, ठीक है। तो जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया ऑन सॉरी on August 1st 1914 and on France on August 3rd ब्रिटेन डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी। अब जब जर्मनी आ गया तो यार जर्मनी जो है फ्रांस पे हमला कर दिया, ठीक है। मतलब जर्मनी जो है वो एक्चुअल पे पहले रशिया पे भी वॉर डिक्लेयर कर दिया था August 1st 1914 में, एंड उसके 2 दिन बाद ठीक 3 अगस्त को 1914 में उसने फ्रांस के अगेंस्ट भी वॉर डिक्लेयर कर दिया था। जब देखा कि फ्रांस को हमला हो गया तो भाई इंग्लैंड कैसे, ब्रिटेन कैसे चुप रहेगा, क्योंकि फ्रांस ब्रिटेन बहुत सारी चीज़ शेयर करते हैं। तो ब्रिटेन क्या करता है, डिक्लेयर्स वॉर अगेंस्ट जर्मनी ऑन August 4th द नेक्स्ट डे, ठीक है। देखो सारे यूरोपियन यूनियन सब वॉर में लड़ गए, ठीक है। अब आता है हमारा जापान भाईजान, ठीक है। जापान जो यहाँ एशिया में रहता है एंटर्ड इनटू द वॉर एंड अटैक्ड जर्मनी एंड द कॉलोनीज इन द ईस्ट। अब जापान बोला भाई जर्मनी तो वहाँ बिजी है वॉर में, तो हम क्या करते हैं, उसके कॉलोनीज़ को चुरा लेते हैं, ठीक है। तो जापान यहाँ से कॉलोनीज़ भी लेने लगा जर्मनी के और उस पर हमला भी करने लगा, ठीक है। अब देखा इटाली, देखा यार यहाँ पे तो हमारी टीम हार रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, सेफ साइड होने के लिए निकल जाते हैं। तो इटाली क्या किया, ट्रिपल अलायंस को तोड़ दिया एंड ही वॉज आउट ऑफ दैट अलायंस, एंड उल्टा उसने अटैक कर दिया किसमें, अपने एक्स पार्टनर पे जो कि जर्मनी था। वॉर अगेंस्ट जर्मनी 1915, ओके। चलो, ग्रुप ऑफ वर्ल्ड वॉर, एलिड फोर्सेस जो कि थे रशिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन, सेंट्रल फोर्सेस जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है। यहाँ इटाली भी आ जाएगा जो कि बाद में रिवोल्ट करता है। ये रहा हमारा मैप, उस टाइम का मैप था। एलिड फोर्सेस जो ग्रीन कलर के मैप है वो एलिड फोर्सेस है, और जो सेंट्रल पावर्स है वो जर्मनी,
बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर, जो भी है आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा किस किस नेशन ने किस तरह से हेल्प किया, ठीक है। सॉरी। Events of the war. The war on the western point. On the western front, the war began when the Germany armies entered South France. वेस्टर्न साइड में कब वॉर स्टार्ट हुआ? जब जर्मन एम्पायर आर्मीज़ ने एंटर किया कहाँ से? साउथ फ्रांस में। ओके okay? ये अगर आप मैप देखोगे तो आपको क्लियर समझ, ये एक्चुअली देखो ऐसा नहीं है कि आपसे मैप पॉइंटिंग पूछेगा या, बट आपको एक आइडिया मिलना चाहिए ना यार। मान लो एग्जाम में आप जो रट के गए सब याद नहीं आ रहा, बट इफ़ यू हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन देन यू कैन एटलीस्ट मेक अ स्टोरी एंड राइट इट। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट मेकिंग स्टोरीज, राइट, बट द स्टोरी शुड बी करेक्ट। Okay, so you can screenshot this map so that you get a good idea about what is happening over here. Okay, and then you can understand it. So we just move on. Yeah, इवेंट ऑफ द वॉर। अब इवेंट ऑफ द वॉर, उस वॉर में क्या चल रहा था? ट्रेंच वॉर। ट्रेंच ये होता है यार, देखो ये जो गड्ढे होते हैं ना, जैसे बॉर्डर मूवी देखी होगी तो गड्ढे होते हैं जहाँ पे सोल्जर्स छुपे हुए रहते हैं ऐसे करके, एंड दे फायर, ओके, सो दैट दे टेक लेसर हिट्स, ओके। Those opposing army, due to a series of trenches, dug a series of trenches to defend themselves and launch attacks, as it was impossible to face machine guns and other weapons on ground. जैसे अब मान लो यार इनके पास ये मतलब क्या कहते हैं इसे, राइफल वगैरह जो भी थी पुराने ज़माने की, अब इनके अपोजिट में मशीन गन्स रहे तो यार वो कहाँ से बचेंगे? तो इन्होंने ट्रेंच खोद दिए, डग कर दिए ताकि मशीन गन्स को फेस कर सके। द कंडीशन ऑफ द सोल्जर इन द ट्रेंच ऑब्वियसली वेर पैथेटिक। ये देखो ये कुछ पिक्चर्स है, पैथेटिक कंडीशन ऑफ द ट्रेंच, मतलब ट्रेंच के अंदर जो सोल्जर्स थे बिना खाए पिए यार, इधर से गोली उधर से गोली चल रही थी, ठीक है। वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, अभी वेस्टर्न फ्रंट पड़ रहा था, अभी ईस्टर्न फ्रंट है, ठीक है। जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी सक्सीडेड इन द वॉर sorry, in the war of eastern front from Russia and captured सोमजे पार्ट ऑफ रशिया एम्पायर। जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो ईस्टर्न पार्ट में, जो उनके ईस्टर्न साइड में रशिया है, तो रशिया का एक पार्ट जिसका नाम सोमजे था उसे उन्होंने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। आई एम सॉरी बट दिस पिक्चर इज नॉट दैट क्लियर, प्रीवियस पिक्चर जैसा ही है, सो इफ यू जस्ट स्क्रॉल बैक यू विल गेट टू सी इट, ओके। चलो, policies of blockade. The events of the war. The transportation of resources like war material and food were blocked by the enemy country, so that the country would then be on back foot, and then the enemy country will gain advantage. It was done with the help of U-boats. Okay, देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये टॉपिक है नहीं जिसमें आपको स्टोरी समझा रहा हूँ कि उसमें वर्ल्ड वार में हो क्या रहा था यार, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्टोरीज नहीं समझोगे तो फिर आप मिस कर दोगे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। ओके, ऑब्वियस बात है, अगर देखो तुम्हारे फौजी अगर खाएंगे नहीं, ठीक है, एंड दे वोंट गेट बेसिक सप्लाईज, तो ऑब्वियस बात उनका जो स्ट्रेंथ है वो डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। तो अब एनिमीज़ क्या करते थे, जैसे किसी भी कंट्री का जैसे मान लो रिसोर्स आ रहा हो तो उसको क्या करते थे, बीच में डुबा देते थे, ठीक है, ठीक है। तो डिबा देते तो क्या रिसोर्स पहुंचता नहीं था, तो सोल्जर्स भूखे रहते थे, ठीक है, एंड देन एक्स्ट्रा जो सप्लाईज नहीं मिलती थी तो इट बैकफायर्ड देम, ओके। यू बोट्स एक बोट होती है, जैसे देखो ये यू रहती है, ठीक है, यू टाइप्स रहती है, सो इसे यू बोट्स कहते हैं। देखो ये डुबाता हुआ जो भी है, समझ रहे हो ना। चलो, इवेंट्स ऑफ द वॉर। अब क्या करता है टर्की साहब जो बैठे हुए रहते हैं, वो बोलते हैं यार हम भी थोड़ा गेम खेलने उतर जाए, तो टर्की भी ज्वाइन करता है वॉर इन द एंडिंग ऑफ द 1914 ऑन द साइड ऑफ जर्मनी। जर्मनी के साइड से वो ज्वाइन करता है, ठीक है, एंड ब्लॉक द कनेक्ट ऑफ रशिया। रशिया का बाकी इंताज जो उसके मेंबर्स थे, जो कि तुम्हारा फ्रांस और ब्रिटेन था, उससे उन दोनों से इसका सप्लाई रोक रहा था रशिया का, ठीक है। कौन? टर्की, सॉरी। फ्रॉम देन एट लास्ट टर्की वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिश एंड इंडियन आर्मी इन अक्टूबर 1918 इन सॉरी, आप जानते हो इस टाइम तक हम लोग इंडियंस जो थे ब्रिटेन के अंडर में थे, तो ब्रिटिश और इंडियन आर्मी मिलकर टर्की को हराते हैं ताकि रशिया अपना सप्लाई भेज सके और एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। यहाँ टर्की हार चुका होता है। अब यहाँ आता है हीरो की एंट्री, जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड होता है अमेरिका की एंट्री इन द वॉर। अमेरिका वॉज सस्पिशियस फॉर ज्वाइनिंग द वॉर, बट देयर वॉज नॉट एनी रीजन एंड ऑल्सो एनिमी फॉर ज्वाइनिंग द वॉर, बट जर्मनीज इन जर्मन्स यू बोट संक अ ब्रिटिश शिप नेम्ड लुस्तेनिया, ठीक है। इन दैट 128 अमेरिकन पैसेंजर्स वेर किल्ड। That this gave a reason for America to enter the war against Germany, as America lended many loans to Britain and America, which could have come to an end if Germany won the war. America joined the war
ऑन अप्रैल 6 1917। एकदम होता है ना ये यार, मतलब गेम खेलने वाला पार्टी। इसलिए आज अमेरिका की इकोनॉमी इतनी अच्छी है, क्योंकि जब वर्ल्ड वार में सारे अपने पैसे वेस्ट कर रहे थे तो अमेरिका ही था जो फिजिकली वॉर में नहीं था, सिर्फ फाइनेंशियली वॉर में सबको लोन्स पे लोन्स लोन्स पे लोन्स दिए जा रहा था। अमेरिका को देखा कि यार मेरे को तो कोई रीज़न बनता नहीं है इस वॉर में आने का, तो उसने क्या एक बहाना क्या देखा कि एक जर्मन यू बोट ने एक ब्रिटेन के एक शिप को डुबाया जिसमें 128 अमेरिकन पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे। तो अब यार बहाना मिल गया भाई, इतना मारा तो मैं भी मारूंगा, ठीक है। तो बट फिजिकली एक भी ट्रूप्स को ये भेजता नहीं था, ना शिप भेजता था, जो भी कुछ भी नहीं भेजता था। ये सिर्फ क्या करता था, पैसे में लोन देता था, ठीक है। चलो मैंने तुम्हें कुछ शिप दे दी है, उसके बदले तुम मुझे इतने करोड़ रुपए दोगे, ठीक है, लोन हो रहा। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम मुझे इतने लोन दोगे। मैं तुम्हें इतने करोड़ रुपए दूंगा, तुम मुझे अपने कोल रिजर्व्स दोगे, ऑयल दोगे, या होता है ना मैं लोन्स दे रहा हूँ। तो अमेरिका यही करता था, ठीक है। चलो, और हाँ, अमेरिका ये भी जानता था कि अगर ब्रिटेन हार जाएगा, जो कि जिस पे बहुत सारे लोन अभी भी चल रहा है अमेरिका का, अमेरिका ने पहले से काफ़ी पैसे दे चुके हैं ब्रिटेन को, अगर ब्रिटेन हार जाता तो उसे पैसे कभी नहीं मिलने वाले। तो एक बहाना मिल गया कैसे वॉर में एंटर करने का। एग्जिट ऑफ रशिया, द न्यू Bolshevik government in Russia convinced the people that if they came in power, they would withdraw Russia from the war, as 6 lakh soldiers were killed and the families were in suffering. एक जैसे आज कैसे यहाँ पे बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, टीएमसी पार्टी है, तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट एक पार्टी चल रही थी। उन्होंने पीपल ऑफ रशिया को ये कन्विंस कर दिया कि अगर वो पार्टी गवर्नमेंट में आ जाते तो वो वॉर से रशिया को हटा लेंगे, पीछे हट जाएंगे, क्योंकि ऐसे 6 लाख सोल्जर्स उनके शहीद हो चुके थे और उनके फैमिलीज काफ़ी सफरिंग में थी। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से एग्जिट हो जाता है रशिया का। ट्रीटी ऑफ लिथोव्स्का, ओके, इट वॉज साइंड बिटवीन रशिया एंड जर्मनी इम्पोज्ड वेरी हार्श डिमांड बट रशिया एक्सेप्टेड ऑल, ठीक है। जब रशिया पीछे हटने लगा तो रशिया पे जर्मनी काफ़ी हार्श डिमांड्स डाला था कि भाई अगर तुम पीछे हटोगे या फिर तुम हार मानते हो तो तुम्हें इतने सारे डिमांड्स मैंने पूरे करने होंगे। रशिया एक्सेप्टेड ऑल, ठीक है। चलो, एंड ऑफ द वॉर, अब यहाँ पे वॉर एंड होता है। ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए लॉन्च्ड अ मिलिट्री ऑफेंसिव इन 1918। जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी लॉस्ट द वॉर। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी क्या है, लॉस्ट द वॉर। जर्मनी वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ द वॉर, क्योंकि तुम अगर पिछले स्लाइड में जाओगे तो जर्मनी वॉज द फर्स्ट वन ऑपोजिट में जो कि रिवोल्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड वेरी हार्श कंडीशंस वेर ऑल्सो इम्पोज्ड ऑन जर्मनी एंड अमेरिका इमर्ज्ड द सुपीरियर पावर इन द वर्ल्ड वॉर वन। जैसे कि आप देख सकते हो पूरा चालू बुद्धि है। 9 मिलियन सोल्जर्स वे किल्ड इन दिस वॉर, ठीक है। 9 मिलियन मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ से थोड़ा कम, 90 लाख सोल्जर्स की डेथ हुई थी। एंड ऑफ द वॉर, रिजल्ट ऑफ वॉर, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ठीक है। जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो साइन हुआ था, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। देख लो, चैप्टर मैंने कितने इजीली कंप्लीट कर दिया। जो पार्ट आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं, यू कैन जस्ट स्किप इट, ओके। इट्स नॉट दैट मैंने कुछ कुछ एक्स्ट्रा डाला हुआ है, सो दैट यू रीड एंड यू नो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। एंड एवरी यूथ ऑफ दिस कंट्री शुड नो व्हाट हैपेंड इन द वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, सो दैट in future you never ever encourage a war, because the outcome is very bad. The victorious countries met in a conference in Versailles. The defeated countries were not represented at the conference. The victorious powers also excluded Russia from the conference. As a result of the discussion, the Paris Conference in June 28, 1919, the Treaty of Versailles was signed. This treaty also द कॉज फॉर वर्ल्ड वॉर टू। अब आपको चैप्टर बाद में जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये ट्रीटी वर्ल्ड वॉर टू कैसे राइज देती है, ठीक है। ये जब विक्टोरियस कंट्री कॉन्फ्रेंस बैठाते हैं यार, मीटिंग मतलब चाय पानी नाश्ता होगा कि भाई कितना लॉस हुआ, कितना लॉस नहीं हुआ, हमें कौन सी कंट्री खुद को भी डिवाइड करनी चाहिए, ठीक है। जो हार चुके थे कंट्री, उन्हें इन्विटेशन नहीं मिला था। इनमें से रशिया को भी इन्विटेशन नहीं मिला था, बिकॉज दे ड्रू बैक, ओके। चलो, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको पढ़ने में लगेगा कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डाले गए थे ये जो लूजिंग कंट्री थे उन पे। द कोल माइंस इन द जर्मन एरिया कॉल्ड सार were ceded to France for 15 years and the area was to be governed by the League of Nations. जो कोल माइंस थे सार एरिया में, वो 15 साल के लिए फ्रांस ले चुका रहेगा। जितना कोल माइनिंग करेगा वो फ्रांस लेगा, और जो एरिया था गवर्न कौन करेगा, लीग ऑफ नेशन। ये जो विक्टोरियस नेशंस है वो एक लीग बना चुके थे खुद में, तो वो लोग गवर्न करेंगे। जर्मनी लॉस्ट ऑल इज कॉलोनीज टू द विक्टोरियस एलीज, ब्रिटेन, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका एंड पोर्चुगल।
जर्मन कॉलोनीज इन द पैसिफिक एंड एरियाज अंडर हर कंट्रोल इन चाइना वे गिवन टू जापान। जापान ने सपोर्ट किया था, जितना भी चाइना वगैरह जो भी थे सब जापान को मिला था। चाइना वॉज allied विद द allies ड्यूरिंग द वॉर बट हर एरियाज अंडर जर्मन कंट्रोल वे गिवन टू जापान। चाइना के जितने भी कॉलोनीज है सारे जापान को दे दिए गए थे। द जर्मन आर्मी was restricted to force of only 1 lakh soldiers and the navy was limited to only 15,000 men and only 24 ships. एयरफोर्स और सबमरीन्स को बैंड कर दिया गया था। द ट्रीटी affirmed the complete independence of Belgium, Poland, Czechoslovakia and Yugoslavia। तो ये सब जो जर्मन्स के अंडर थे इनको फ्री कर दिया गया। ठीक है। टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स सरपास यूरोप टू emerge एज द वर्ल्ड पावर, जो आज भी वर्ल्ड पावर है। द पीस ट्रीटी साइंड आफ्टर द वॉर ट्रांसफॉर्म्ड द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, particularly of Europe. 3 ruling dynasties were destroyed. The Romanov in Russia during the war, क्योंकि ये इन्हीं को हटा के जो दूसरा पार्टी था वो बैठा था तो वो बैक ऑफ कर लिया था। The Hohenzollern of Germany and the Habsburg in Austria-Hungary. Soon after the war, the ruler of Ottomans came to end in sorry द रूलर ऑफ ऑटोमन्स केम टू एन एंड इन टर्की। ऑटोमन्स जो थे वो लोग भी खत्म हो चुके थे। ऑस्ट्रिया हंगरी बिकेम सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट। चेकोस्लोवाकिया जो था और यूगोस्लाविया इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट स्टेट। ओके। League of Nations, one of the most significant consequence of war was the creation of League of Nations. It was made to prevent war and spurred harmony, जैसे कि आज हमारा UNO है। In the next chapter we will learn about how League of Nations. The Second World War is also known as the Global War because not only soldiers but common civilians were involved in this war. ठीक है, इसे हम एक ग्लोबल वॉर भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी काफ़ी बड़ा था। उसको ऑलमोस्ट नॉट कम्प्लीटली बट ऑलमोस्ट डबल द डैमेज जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था। ठीक है। एंड इस वॉर में नॉट ओनली द सोल्जर्स बट ऑल्सो द सिविलियंस वेर इन्वॉल्व्ड। ओके, चलो। इट वॉज द कंटेनमेंट ऑफ द वॉर दैट हार्श ट्रीटीज एंड कंडीशंस imposed on Germany's losing countries लीडेड टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इससे क्या वन ऑफ द मेन रीज़न सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या था कि जो कंट्रीज हार चुकी थी उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला गया था, काफ़ी ज़्यादा उन पे कंडीशंस डाले गए थे, इतने हार्श ट्रीटीज़ उस पर दिए गए थे कि वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग हुई। ठीक है। सबसे मेन जो रीज़न आता है वो क्या है, कंडीशंस फॉर द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने पढ़ चुका है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। मैं एक रिवीजन दे रहा हूँ क्या क्या कंडीशंस दिए गए थे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में। ठीक है। तो क्या क्या कंडीशंस जर्मनी के ऊपर इम्पोज किए गए थे और जो भी लूजिंग कंट्रीज उन पर इम्पोज किए गए थे बाय द ट्रिपल एंटार्ट, जो कि हमारा जो विनिंग अलायंस था। ठीक है। फ्रांस हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया। ठीक है, ये सब कंट्रीज। द ट्रीटी डिक्लेयर जर्मनी गिल्टी ऑफ एग्रेशन। ठीक है। एग्रेशन मतलब जो जर्मनी जो स्टार्ट किया था वॉर को उसके गिल्टी पकड़ाते हुए, मतलब बताते हुए ये ट्रीटी उन पे दिया था। जर्मनी वॉज रिक्वायर्ड टू पे लॉस एंड डैमेजेस सफर्ड बाय द अलाइज ड्यूरिंग द वॉर। ट्रिपल अलायंस जो भी है। जर्मनी को क्या किया था, पहले तो लॉस पे करना पड़ा था, जो भी विनिंग कंट्रीज को लॉस हुए थे पहले उनको पे करना था। द अमाउंट ऑफ रिपेरेशन वॉज फिक्स्ड एट $33 बिलियन। आज से 100 साल पहले $33 बिलियन वॉज अ ह्यूज अमाउंट। उस टाइम जर्मनी को $33 बिलियन का नुकसान भरना पड़ा था। जर्मनी हैड टू सीड हर मर्चेंट शिप्स टू द एलीज एज कंपनसेशन एंड हैड टू सप्लाई ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कोल टू फ्रांस, इटाली, बेल्जियम फॉर 10 ईयर्स। इसमें था जितने भी मर्चेंट शिप्स होते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी शिप्स, वो सारी की सारी शिप्स जो है आपको एलीज को देनी थी। उस पर से जो कोल था, कोल 10 साल तक फ्रांस, इटाली और बेल्जियम को देते रहना था। ठीक है, फॉर 10 ईयर्स। द एरिया ऑफ राइन वैली वॉज to be demilitarized and the German territory west of Rhine was to be occupied by the allied troops for 15 years. जर्मनी को जो इस एरिया होता है जो राइन वैली है वहाँ पे जितने भी उसके मिलिट्री बेसिस थे, मिलिट्री थे, सबको बंद करना था। ठीक है। और उस जगह को जो विनिंग पार्टीज़ है, विनिंग कंट्रीज़ है, 15 साल के लिए अपने अंडर रखेंगी। ठीक है। वहाँ पे जो भी काम होगा वो अब 15 साल के लिए विनिंग कंट्रीज़ करेंगी, जर्मनी नहीं करेगा। ठीक है। जर्मनी लॉस्ट एल्सेस लॉरेन टू फ्रांस
यूपेंट मालमेडी टू बेल्जियम, स्कैल्विक टू डेनमार्क, डांजिंग बिकेम अ फ्री पोर्ट टू द पोलिश टेरिटरी। ये कुछ लैंड ज़मीन से जो कि जर्मनी के थे, वो इन कंट्रीज़ ने उनसे जर्मनी से छीन लिया था। ठीक है, चलो। जर्मनी सीडेड पार्ट्स ऑफ हर प्री वॉर टेरिटरी टू डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया एंड फ्रांस। ठीक है, the coal mines in German era called Saar was ceded to France for 15 years and the area was being governed by the League of Nations. League of Nations आप सोच रहे हो क्या होता है? League of Nations जैसा जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है, वो उस टाइम भी कुछ कंट्रीज़ मिलके एक लीग ऑफ नेशंस बनाए थे, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ मिलके, ताकि इन फ्यूचर कभी वॉर ना हो। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इतना डिवास्टेटिंग था कि एक ग्रुप ऑफ नेशंस, एक लीग ऑफ नेशंस बता, वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ मिलके एक बॉडी बनाते हैं, जैसे कि आज यूएन है। ठीक है, Germany lost all her colonies to the victorious allies Britain, Belgium, South Africa and Portugal. German colonies in the Pacific and the areas under her control in China were given to Japan. Japan भी allies में था, जापान को दे दिया गया। China was aligned with the allies during the war, but her areas under German control were given away to Japan. ठीक है, easy है। The German army was restricted to force of 1 lakh soldiers and the navy was limited to 15,000 men and 24 ships. Air force and submarines were banned. सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स जर्मन आर्मी रख सकती है, 15,000 मैन जो कि नेवी में रहेंगे और 24 शिप्स रहेंगे। एयरफोर्स और सबमरीन्स को बैंड कर दिया गया था। द ट्रिफ्टी अफर्म्ड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ जो बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया सॉरी, जो कि जर्मन लैंड से अब वो फ्री हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। ठीक है, द कॉन्वेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन वॉज एडेड टू द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ठीक है, अब एडोल्फ हिटलर साहब आता है, ये जो हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिटलर के बारे में कुछ जान लेते हैं। हिटलर वॉज ऑस्ट्रियन born German politician who was a dictator of Germany from 1933 to 1945 until his death. He was an aggressive minded and very powerful leader in the terms of rule of Germany, as was at its peak in terms of industrialization and inventions. इसके टाइम पे जर्मन सबसे ज़्यादा इन्वेंशंस और इंडस्ट्रीज़ को सेट किए थे और इनका मेन मोटिव क्या था? वर्ल्ड वॉर 1 का रिवेंज लेना। ठीक है, अब आता है जो मेन चैप्टर जो एग्जाम से हमें रिलेटेड है। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, रीज ऑफ फेशिज्म नेशनलिज्म, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट, जापान इन्वेजन टू चाइना, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, हिटलर्स इन्वेजन टू पोलैंड। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हम पढ़ चुके हैं पहले, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, आप एक बार रीड कर लेना है ऐसा। ठीक है, वीडियो पॉज करके, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते यहाँ पे। अब आता है राइज ऑफ फेसिज्म एंड नाजिज्म। राइज ऑफ फेसिज्म नाजिज्म, द राइज ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म इन इटाली एंड जर्मनी इन द फॉर्म ऑफ फेसिज्म नाजिज्म। जैसे फेसिज्म जो होता है वो आपका हिटलर फॉलो कर रहा था जर्मनी में, और नाजिज्म जो होता है वो मसोलिनी कर रहे थे इटाली में। रिस्पेक्टिवली कंट्रीब्यूटेड द कॉज ऑफ विच लेड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इटाली वांटेड टू रिवाइव एंड द वर्ल्ड ग्लोरी ऑफ द ओल्ड रोमन एम्पायर। अब इटाली में वो जो जग गया कि भाई रोमन एम्पायर इतने महान एम्पायर हमारा था, तब उसमें वो चीज़ जग गया कि अब मुझे पूरे वर्ल्ड में रोमन एम्पायर को फैलाना है। शी जॉइंड द एंटी Comintern Pact in 1937 and formed causes of 10 years alliance with Germany. 10 years का एक alliance form कर लिया जर्मनी के साथ। In 1939 कौन? इटाली, to strengthen her position. Okay, in Germany Hitler wanted to reestablish the prestige of Germany in international fields. जितने भी बुरे वक्त जर्मनी गुजर रहा था, हिटलर चाहता था कि अब वो फिर से वापस जर्मनी अपने प्रेस्टिजियस पोजीशन पे पहुंच जाए इटाली के साथ। ओके, ही floated the military causes of the Treaty of Versailles and declared a rearmament. उस समय rearmament जो मतलब हथियार बनाने में बैंड कर दिया गया था, तो उस इन ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में हथियार बनाने को बैंड कर दिया गया था, तो उसे वो स्थगित कर देता है, उस ट्रीटी को तोड़ देता है और क्या करता है, अब अपनी आर्मामेंट्स बनाने लगता है, फिर से रीआर्मामेंट करने लगता है खुद को। ही एनेक्स्ड ऑस्ट्रिया एंड डिसआर्म्ड चेकोस्लोवाकिया, डिसमेंबर्ड चेकोस्लोवाकिया। दे बोथ वर रिवेंजफुल। ऑस्ट्रिया को क्या किया? ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया जो कि फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट हो गए थे, वो उसने फिर से कैप्चर कर लिया और इन्हें कुछ कुछ छोटे भाग में तोड़ दिया। ठीक है, डिसमेंबर्ड मतलब छोटे छोटे भाग में तोड़ देना। सॉरी, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। अपीजमेंट रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ कंसीलिंग एन एग्रेसिव पावर एट द एक्सपेंस ऑफ सम अदर कंट्रीज। मतलब कोई एक कंट्री रहेगा जो मतलब दूसरी कंट्री के हेल्प से कहीं पे कब्जा करे,
ठीक है। इट मेंट एक्सेप्टिंग द हॉस्टाइल डिमांड्स ऑफ द एग्रेसिव नेशंस टू गेन पीस। जैसे यहाँ ब्रिटेन और फ्रांस फॉलो द पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट, दिस ऑल्सो लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार का भी एक रीज़न था पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक जो बड़ी कंट्री होती है वो दूसरी कंट्रीज़ का हेल्प, दूसरी कंट्रीज़ को बोलती है जाके तुम उस एरिया को कैप्चर कर लो मेरे लिए, ठीक है। तो ब्रिटेन फ्रांस यही करते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट reasons, Japanese invasion to China. Japanese policy of expansion was another cause of war. Japan's ambitions rose after the First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब जापान देखा कि यार मतलब काफ़ी फ़ायदा है, तो जापान वहाँ पे कूद जाता है मज़े करने के लिए, ठीक है। शी वॉज डिटरमाइंड टू डोमिनेट द फार ईस्ट। जापान जैसे ईस्ट में रहता है, ब्रिटेन वगैरह सब वेस्ट में रहता है, तो जापान सोचा कि पूरे ईस्ट में मैं राज करूँगा। इन 1931 जापान इंटरवेंड इन मंचूरिया, in not Manchurian, okay, it's Manchuria, and in spite of league's opposition occupied it and set up a government there. League of Nations ने कहा कि भाई ये चीज़ गलत है, ठीक है, ये सब आप नहीं कर सकते हो, ये हमारे ट्रीटी के खिलाफ है। बट जापान सुना नहीं, उसे मतलब भूख थी जीतने की, तो सुना नहीं, और वहाँ पे मंचूरिया को ऑक्यूपाई करके वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट सेट करता है। जापान ऑल्सो स्टार्टेड एन अनडिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट चाइना इन 1931। चाइना उस समय बहुत कमज़ोर कंट्री था और जापान तक उसे हरा देता था। इन 1933 जापान लेफ्ट द लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन देखा यार बहुत नियम कानून सुना रहे, चलो इसे छोड़ देते हैं। एंड स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग ब्रिटेन एंड अमेरिकन प्रॉपर्टीज़ इन चाइना। अब वो क्या कर रहे हैं, ब्रिटेन अमेरिकन प्रॉपर्टीज़ को भी चाइना में कैप्चर करने लगा। Britain, France followed the policy of appeasement, thinking that Japan could be used to weaken China। जैसे कि मैंने आपको वहाँ समझाया था कि दो कंट्री मतलब कुछ कंट्री मिल क्या करते हैं, किसी और कंट्री के हेल्प से किसी और कंट्री को मतलब दबाते हैं, डोमिनेट करते हैं। जैसे यहाँ ब्रिटेन और फ्रांस क्या किया, अपीसमेंट फॉलो किया, सोच के कि जापान जो है यार चाइना को हराने में उनकी हेल्प कर रहा, ठीक है। दस अ वॉर ऑफ इनएविटेबल अंडर दिस सर्कमस्टांसेस। वॉर वॉज इनएविटेबल, मतलब अब वॉर को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, अंडर दिस सर्कमस्टांसेस। Failure of the League of Nations. The League of Nations was created after the First World War to prevent future wars. However, the League suffered an early blow when the USA did not join the League. Main जो सबसे strong party था, main जो player था World War का, वही League of Nations को join नहीं किया, जो कि अमेरिका था, ठीक है। Even those who joined were not interested in the principles of collective security. Sorry. The League of Nations was created after the First World War to prevent. However, the League suffered a blow when USA did not join the League. Even those who joined the League did not show interest in principles of collective security. League of Nations बोलता था यार ज़्यादा हथियार मत बनाओ, ज़्यादा कैप्चर मत करो, मतलब वॉर नहीं चाहिए वगैरह। तो बहुत सारे पावरफुल कंट्रीज़ को ये सब पसंद नहीं आता था। तो जो उसमें मेंबर भी थे वो भी यार मतलब पसंद नहीं कर रहे थे इतना नियम कानून। एंड यूएसए जो मेन खिलाड़ी था वो तो ज्वाइन किया नहीं था। जापान आपका लीग ऑफ नेशन छोड़ चुका था, जर्मनी इटाली जो हथियार बनाने लग गए थे। तो यार कोई भी कंट्री बैठ के चुप के तो देख नहीं सकता ना, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख चुका है, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दे रहा था। तो इससे क्या फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस हो गया, ठीक है। अब ये जो है वन ऑफ द मेन इमीडिएट कॉज, इसके वजह से पूरी की पूरी वर्ल्ड वॉर ट्रिगर हो गई, ठीक है। तो आपको अगर कोई वन वर्ड पूछता है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज, तो आप लिख सकते हो हिटलर्स इन्वेजन टू पोलैंड। हिटलर इन्वेडेड पोलैंड इन सितंबर 1939 फॉर द फॉलोइंग रीजन। बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जर्मनी वाज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स इन ऑर्डर टू गिव लैंड रूट टू पोलैंड अप टू सी, एंड द पोर्ट ऑफ डैंजिंग वाज गिवन टू पोलैंड, ठीक है। ये डैंजिंग जो पोर्ट था ये जर्मनी का था, वो पोलैंड को दे दिया गया था। तो पोलैंड अब जर्मनी जब स्ट्रांग हो रहा तो जितनी भी लॉस्ट टेरिटरीज को अपने कब्जे में वापस लेना चाहता था, ठीक है। तो ये कैप्चर करता है। सिटी ऑफ डांजिंग वाज इनहेबिटेड मेनली बाय द जर्मन्स ही मेन वहाँ पे रहते हैं डांजिंग सिटी में, एंड ऑक्यूपाइड डांजिंग कॉरिडोर। जर्मनी कुड कनेक्ट विद ईस्ट प्रूशिया, ओके। ईस्ट प्रूशिया से कनेक्ट करने के लिए डांजिंग कॉरिडोर वाज द बेस्ट ऑप्शन, तो इसलिए डांजिंग कॉरिडोर को पहले वो ले लिया। और जो कि मेन सबसे वहाँ पे जो पीपल थे दैट दे वर ऑल जर्मन्स साइंड अ नॉन एग्रेसिव पैक्ट विद रशिया in August 1939. Poland was accused of committing atrocities against Germans living there. जर्मनी क्या किया यार, देखा कि रशिया उसका एक अच्छा बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो नॉन एग्रेशन पैक्ट मतलब एग्रेसिव नहीं रहेगा दोनों एक दूसरे से, तो दोनों एक दूसरे पे हमला नहीं करेगा। तो वो एक पैक्ट साइन करता है कब, रशिया से, कौन, जर्मनी, इन 1939। और जर्मनी पोलैंड पे ये एक्यूज़ लगाया कि जो जर्मन्स वहाँ रह रहे थे डांजिंग कॉरिडोर में, वो
उन पे काफ़ी अत्याचार भी कर रहा था, ठीक है। तो ये एक रीज़न होता है। अब क्या करता है हिटलर, जर्मन आर्मी मार्च इनटू पोलैंड, अब सीधे पोलैंड में घुस जाता है हिटलर अपनी फौज लेके। फ्रांस ब्रिटेन गिवन अल्टीमेटम टू जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जब देखता है यार जर्मनी हमला करना शुरू कर दिया, तो एक अल्टीमेटम देता है कि भाई रुक जाओ, ठीक है। जब जर्मनी को ये मैसेज मिलता है फ्रांस का कि रुकने को, तो जर्मनी अब सीधे क्या करता है, फ्रांस पे अटैक कर देता है, ठीक है। ऑन September 3 ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। जब फ्रांस को अटैक करते जर्मनी ने, तो अब क्या हुआ, वॉर छिड़ गया। दस द इन्वेजन ऑफ पोलैंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसीलिए इसे हम इमीडिएट कॉज कहते हैं, संग संग वॉर छिड़ गया था, इमीडिएट कॉज। द जर्मन आर्मीज कंप्लीटेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पोलैंड इन लेस दैन 3 weeks so as to ensure that no aid reached पोलैंड। पोलैंड को 3 हफ्ते में पूरा ख़त्म कर लिया था, पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो 3 हफ्ते में। अब ये जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है ये आपके सिलेबस में नहीं है, सो यू कैन स्किप द देर करते हुए। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन द डेकेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, डेमोक्रेसी मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आप सोचते हैं डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे लोग अपने लीडर को खुद चूज़ करते हैं, उनका कुछ फंडामेंटल राइट्स होता है, उनके कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं, वो डेमोक्रेटिक रहते हैं, जो खुद से डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ करने को फ्री रहते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के। जैसे हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, और आपका नॉर्थ कोरिया जो होता है वो एक डिक्टेटरशिप कंट्री, जहाँ पे एक किंग रहता है जो खुद नियम बनाता है, वही सोल हेड ऑफ द कंट्री है। वहाँ पे एक इंडिविजुअल की कोई पावर नहीं है, किंग सबसे बड़ा है। अगर आज प्रधानमंत्री मोदी अगर कोई काम गलत करते या फिर कुछ भी करते तो 5 साल बाद आप उन्हें हटा भी सकते हैं या फिर उन्हें री इलेक्ट भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ डेमोक्रेसी। However, this trend did not last long and gave away the total dictatorship under different names and forms in रशिया, इटाली, जर्मनी एंड स्पेन जैसे इन कुछ कंट्रीज़ में डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो गए, ठीक है। कंप्लीट डिक्टेटरशिप चलने लगा। फेसिज्म देखो क्या होता है, ये चीज़ तो इज़ एक्स्ट्रा, ओके। दिस इज जस्ट व्हाट इज़ फेसिज्म, आपको जानने के लिए स्लाइड ऐड किया हुआ, सो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। दोज हू वांट टू नो जस्ट गिव अ रीड, ओके। दिस विल नॉट कम इन योर सिलेबस, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ओके। इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट रीड इट फॉर वन और 1.5 minutes, ओके। चलो, मेन है कॉज ऑफ फेसिज्म। व्हाट वेर द कॉजेज विच लेड टू फेसिज्म? डिसकंटिन्यूटी विद द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। वर्सेल्स आपको पता है, मैंने फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वॉर वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ विद कॉजेज, डिटेल में एक्सप्लेन है, प्लीज़ उसे जाके देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस विच लेड टू द अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक क्राइसिस जहाँ रहेगी वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। ये सब हार चुके, इटाली बाद में पार्टी छोड़ दिया था बट वो भी कमज़ोर हो चुका था, ओके। डिडंट गेन एनीथिंग आफ्टर द वॉर। एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कॉज्ड बाय 6 कोलिशन गवर्नमेंट्स, क्योंकि सारे कंपनी वहाँ पे जो पार्टीज़ थी वो लोग मिक्स हो गए थे आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। अब जब वॉर ख़त्म हुआ तो सब कुछ बिखर गया था, सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था। ग्रोइंग फियर ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस जो बना था वो फेल हो गया था। आज हमारे यूएन है, उस समय लीग ऑफ नेशंस था, वो फेल कर गया था, जिससे कि पूरे क्योटिक सिचुएशन हो गया था। कैरिस्मेटिक लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय मसोलिनी, ठीक है। मसोलिनी का जो स्ट्रिक्ट लीडरशिप जो ग्रो कर रहा था, ये एक कॉजेज ऑफ फेसिज्म था, ठीक है। चलो, एम ऑफ फेसिज्म, फेसिज्म एम क्या करता था, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को मतलब हटाना चाहता था, कंटेम्प्ट मतलब हटाना, ठीक है, मतलब विरोध करना, ओके। कंटेम्प्ट ऑफ डेमोक्रेसी, हॉस्टिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। हॉस्टिलिटी इन द सेंस यहाँ पे क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स को अपोज करता था कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स उतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए वगैरह वगैरह। बिलीफ इन वन पार्टी रूल, जैसे वन पार्टी ही रूल पूरे कंट्री में करे। जैसे हमारे यहाँ पे कैसे मल्टीपल पार्टीज़ है, बीजेपी, कांग्रेस एक्सेट्रा, है ना। तो वहाँ पे जो पार्टी जीतेगी वो पार्टी पूरे कंट्री पर रूल करेगी। सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स राइट्स फॉर द सेक ऑफ द स्टेट, कंट्री के लिए एक बंदे का जो राइट्स होता है उसे भी सप्रेस मतलब दबा देना, ख़त्म कर देना का कोशिश करता था, ठीक है। जैसे किम जोंग उंग आज करता है, कोई भी किसी को जो हेयर स्टाइल आई गेस वहाँ पे 17 हेयर स्टाइल एक बॉयज़ रख सकता है आई गेस, और लेडीज़ 4 या 5, या उल्टा मैं बोल रहा हूँ शायद, ठीक है। शायद बॉयज़ रख सकते हैं 4 या 5 और गर्ल्स रख सकती है 16 या 17 स्टाइल ऑफ हेयर कट्स रख सकते हैं। दे कांट ओन कार। तो ये सब क्या है, सप्रेस करना इंडिविजुअल राइट्स, इंटरेस्ट। बिलीफ इन एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म जो होता है देशभक्ति वगैरह, एग्रेसिव मतलब एकदम मार दूंगा मर जाऊंगा काइंड ऑफ स्टफ, ओके। चलो
rise of fascism in Italy. Mussolini led a march to Rome. Emperor Victor Emmanuel III invited Mussolini to form the new government. Victor Emmanuel III जो थे उस टाइम लीडर थे और वो इनवाइट किया था मसोलिनी को अपने न्यू गवर्नमेंट बनाने के लिए. मसोलिनी बिकेम अ डिक्टेटर विथ मिलिट्री एंड सिविल पावर्स. जो डिक्टेटर बन गया विथ सिविल और मिलिट्री पावर्स और बचा गया. ठीक है. अंडर फेसिज्म लॉ एंड ऑर्डर व एस्टैब्लिश. कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स ला गए थे. स्टेप्स वे टेकन टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल किया गया था. स्कूल कॉलेज लाइब्रेरीज वे एस्टैब्लिश टू स्प्रेड एजुकेशन. और मिलिट्री ट्रेनिंग वॉज मेड कंपलसरी. जैसे आज हमारे यहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं है. आपको मन है आप करो, नहीं मन है मत करो. ठीक है. तो ये कुछ कंडीशंस लाए गए थे फेसिज्म में. Mussolini signed a pact with Pope, Treaty of Lateran in 1929, by which the Pope agreed to accept a subordinate position in Mussolini. Mussolini के अंडर एक सबॉर्डिनेट का पोस्ट भी लाया गया जिसमें पोप को ऐड किया गया. पोप को बोला गया कि आपको ट्रीटी साइन करना पड़ेगा कि आप मेरे अंडर आप काम करोगे. ठीक है. फेसिज्म केम टू एन एंड इन इटाली विच विद द डेथ ऑफ मसोलिनी इन 1945. ओके. सो दिस वाज फेसिज्म एंड मसोलिनी. अब आता है नासिज्म. आफ्टर द डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द जर्मन्स रिवोल्टेड अगेंस्ट देयर किंग. क्योंकि केसर विलियम वन जो थे यही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किए थे. ठीक है. हु वॉज फोर्स टू एब्डिकेट, मतलब अपना पोजीशन हटना पड़ा था, छोड़ना पड़ा था. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वे हेल्ड टू अ न्यू पार्लियामेंट सून आफ्टर. फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था. द न्यू पार्लियामेंट मेट इन जनवरी 19 एट वेमार एंड अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विच मेड जर्मनी अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है. ये सीन है, कुछ समझाने का नहीं, ईजी इंग्लिश आप समझ रहे हो. अब वहाँ पे कौन एक आते, वहाँ जैसे इटाली में मसोलिनी थे तो जर्मनी में कौन किसका राइज हुआ? हिटलर, एडोल्फ हिटलर. एडोल्फ हिटलर एंड ऑस्ट्रियन बाय बर्थ हैड फॉट द जर्मनी आर्मी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट लिया था इन्होंने. एंड अटेन द रैंक ऑफ अ कॉर्पोरल. कॉर्पोरल मतलब एक अच्छा रैंकिंग ऑफिसर होता है जो एक ग्रुप संभालता है. ठीक है. इन 1919 ही जॉइंड अ स्मॉल पॉलिटिकल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी. इन्होंने एक जर्मन पार्टी ज्वाइन किया जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी विच वॉज बेस्ड इन मुनीच. ओके. सून ही बिकेम इट्स लीडर एंड चेंज इट्स नेम टू नेशनल सोशलिस्ट पार्टी और द नाजी पार्टी. ठीक है. तो ये एक्चुअल नेम क्या था? जर्मन वर्कर्स पार्टी. इसका नेम इन्होंने चेंज किया था क्या? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी और द नाजी पार्टी. ठीक है. चलो. The Nazi party had its own army. नाजी पार्टी का खुद एक छोटी सी आर्मी थी. The army was divided into two groups. One group wore brown shirts and the main function was to save their party members and to break up the meetings of the opposition parties. The other group wore black shirts and their main duty was to save their leaders. ये जस्ट एक हिटलर का पावर था. जस्ट आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है. ठीक है. Fall of Hitler. In the Second World War, Germany was totally defeated by the Allied. His death, Nazism came to an end इन जर्मनी. ठीक है. मतलब जब जैसे डिफीट हुआ तो वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी तो हिटलर ने सुसाइड कर लिया था. ठीक है. तो वहीं से नासिज्म का एंड हो गया था. इन 1945 हिटलर कमिटेड सुसाइड विथ द डेथ ऑफ हिटलर. नासिज्म केम टू एन एंड. ओके. कॉजेज ऑफ राइज ऑफ नासिज्म. Humility Treaty of Versailles. Treaty of Versailles is the main reason of kind of for the First World War and Second World War. Not first exactly, Second World War. Okay. Fear of communism. Okay. Economic crisis. Militant nationalism. Leadership of Hitler. Absence of strong opposition. जैसे आज हमारा बीजेपी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, उनको कोई ऑपोजिशन है नहीं जिसकी वजह से वो हार नहीं सकते. फिलहाल तो नहीं हार सकते बट यस फ्यू ऑफ द लीडर्स आर राइजिंग नाउ. मिलिटेंट नेशनलिज्म. जैसे पाकिस्तान में आर्मी जो है हेड रहता है. ठीक है. तो मिलिटेंट नेशनलिज्म पूरा रहता है, ठोक देंगे. इकोनॉमिक क्राइसिस. आफ्टर द वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज़्यादा था कि जर्मनी को फाइट करना ही पड़ा था. दे हैड नो ऑप्शंस. ओके. चलो. एम ऑफ नासिज्म. द मेन Kampf, my struggle. Hitler expressed his aim of Nazism as follows: the exalt nationalism, to advocate the rule by great leader from a single party. जैसे अगर एक सिंगल पार्टी मतलब अगर रूल करेगी तो बहुत पावरफुल रहेगी ना. अगर ज़्यादा पार्टीज रहेंगे तो क्या होगा? वहाँ पे कोलिजन पार्टीज रहेंगे या फिर कुछ ग्रुप मिल के बन क्या हो, भाई तुम ये गलत कर रहा, तुम ये गलत कर रहे हो ना यार. जैसे मतलब क्या होता है, आज भी कोई गवर्नमेंट बनती है कोलिजन गवर्नमेंट तो होता है ना, डर रहता है कब गवर्नमेंट टूट जाएगी वगैरह. तो एक वीक गवर्नमेंट फॉर्म होती है. तो ये चाहता था कि एक सिंगल पार्टी फॉर्म हो जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लीडर वहाँ बैठे. टू डिस्पाइज इंटरनेशनलिज्म, पीस एंड डेमोक्रेसी ये सबको बंद करना चाहता था ये. ठीक है. टू यूज़ फोर्स एंड ब्रूटैलिटी. सीधा मार धाड़ एकदम
मार दे के मर जाएंगे काइंड ऑफ स्टफ, टू यूज़ फोर्स एंड ब्रुटैलिटी, टू एक्सटोल वॉर मतलब वॉर करना चाहता था ये, टू अपहोल्ड द रेशियल सुप्रीमेसी ऑफ जर्मनीज एंड टू हेट ज्यूज, ज्यूज को चाहता था कि जर्मन चाहता था कि जर्मन जो थे वो टॉप पे चले जाए पूरे वर्ल्ड में, एकदम सुप्रीम कमांडर्स बन जाए सबके, और ये ज्यूज को बहुत नापसंद करता था। ठीक है, चलो ज्यूज को similarity between causes of fascism Nazism, discontinuity after the treaty of डिसकॉन्टेंट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के बाद क्या हुआ था, इनके बहुत प्रॉब्लम आने लगे थे। ठीक है, डिसकॉन्टेंट काफ़ी विरोध किया था इनका दोनों ने मिलकर। इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसिप्लिन इन प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी क्योंकि दोनों ने वॉर हार चुका था। इटाली वॉर हारा नहीं था बट इट गेंड नथिंग, सो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, वो लगभग हार ही गया था। ठीक है, हेट्रेड फॉर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड प्रेफरेंस फॉर टोटल सिस्टम एंड वन पार्टी। ठीक है, डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स को एकदम हेट करना और सिर्फ वन पार्टी रूल को लेके आना। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एस्ट्रोक्रेट्स एंड कॉमन पीपल। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब ऐसे ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट रहता था, कोई अपर क्लास जैसे होता है ना, हमारे यहाँ कैसे कास्ट चलता है, तो वहाँ पे इसे कॉमन पीपल ही कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे इस वर्ड को कॉमन पीपल को डिनोट किया जाता है। तो हमारे यहाँ कैसे कास्टिज्म चलता है या हिंदू मुस्लिम वगैरह, तो वहाँ पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था। ठीक है, फियर ऑफ द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एस्ट्रोक्रेट्स एंड द कॉमन पीपल। सो ये एस्ट्रोक्रेट्स जो थे एक्चुअली हाई पीपल थे। ठीक है, एंड कॉमन पीपल में बहुत क्लास कॉन्फ्लिक्ट चलता था, जैसे होता है ना रही राजा और उसके लेबर्स, मतलब जो राजा नहीं है। तो ये सीन तो एस्ट्रोक्रेट्स बहुत हाई प्रोफाइल लोग थे और कॉमन पीपल ने बहुत मतलब विरोध चलता था। ठीक है, कि हमें गलत ट्रीट किया जाता है, उन्हें इतने अच्छे ट्रीट क्यों किया जाता वगैरह वगैरह। एंड फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, जब आपको जो होल्ड करने वाला ग्रुप ही फेल कर जाए तो ऑब्वियस बात आप वहाँ पे फेल कर जाते हो। ठीक है, और आइडियोलॉजीज टू हैव फेथ इन टोटल रूल, कंप्लीट रूल करना चाहते थे दोनों जन, नासिज्म एंड फेसिज्म। टू डिस्पाइज डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी को हटाना चाहते थे। टू होल्ड दैट द स्टेट इज सुप्रीम एंड कुड सप्रेस फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, ये कहते थे कि जो कंट्री है वो सबसे हेड होना, सबसे हाई होगा, इंडिविजुअल्स का जो फ्रीडम और राइट्स है उसे कभी भी सप्रेस हम लोग कर सकते हैं कंट्री के नाम पे। टू अपहोल्ड वन पार्टी एंड वन लीडर, वन पार्टी और वन लीडर रहेगा। टू बिलीव इन एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, एग्रेसिव एकदम कट्टर देशभक्ति, कोई इधर उधर नाम लिया तो काट देंगे वगैरह। ठीक है, या जेल हो जाएगी या मौत की सज़ा हो जाएगी। टू रिगार्ड वॉर एज इंस्ट्रूमेंट फॉर फर्दर नेशनल इंटरेस्ट, वॉर को मेन फंडा बना दिया गया था कि कुछ भी करना है तो वॉर के थ्रू करेंगे। ठीक है, कोई बातचीत नहीं होगी। टू अपहोल्ड इंटेंसली नेशनलिस्ट और एंटी कम्युनिस्ट एंटी डेमोक्रेटिक रूल, इंटेंस जैसा कि मैंने कहा नेशनलिस्ट एंटी कम्युनिस्ट एंटी डेमोक्रेटिक रूल सबको हटाना है। ठीक है, करेंगे किससे, इंट्रोडक्शन से। ठीक है, आफ्टर अ बिटर एक्सपीरियंस ऑफ 2 वर्ल्ड वॉर्स विद इन अ स्पैन ऑफ 25 years, द वर्ल्ड लीडर्स रियलाइज द नेसेसिटीज ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन मोर पावरफुल देन द लीग ऑफ नेशंस। ये कहता है कि 2 वर्ल्ड वॉर्स देखने के बाद जो वर्ल्ड लीडर्स थे, जो सुप्रीम पावरफुल कंट्रीज थे, उनके लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बैठाना बहुत ज़रूरी है जो कि लीग ऑफ नेशन से ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश हुआ था जो कि इतना पावरफुल नहीं था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक सके। तो अब वो चाहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो कि लीग ऑफ नेशन से ज़्यादा पावरफुल रहे। ठीक है, दे हेल्ड मैनी कॉन्फ्रेंसेस टू डिस्कस द नेचर एंड वायबिलिटी ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए, बहुत सारे मीटिंग्स बैठाए गए, कॉन्फ्रेंसेस बैठाए गए ताकि उस नेचर का एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश कर सके। देयर एफर्ट फाइनली टुक शेप एट सैन फ्रांसिस्को ऑन October 24, 1945 इन द फॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। सो ये डेट अगर वन वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि यूनाइटेड नेशंस कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ओके, सैन फ्रांसिस्को इन October 24, 1945। ओके, क्या रीजंस थे हर चीज़ के वजह से, हर चीज़ के पीछे कोई वजह होती है, तो इनके तो यूएन सेटअप करने के क्या रीजंस थे। डिजास्टर्स वर्ल्ड वॉर, सबसे मेन रीज़न जो वर्ल्ड वॉर्स हमने देख चुके थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉर जो देखा था, तो डिजास्टर्स वर्ल्ड वॉर। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, जो लीग ऑफ नेशंस फेल कर चुका था उसके बदले ये आएगा। फियर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर ना आए उसे रोकने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इन 2 ब्लॉक्स, ईस्टर्न वेस्टर्न साइड जो ब्लॉक था पहले, ठीक है वो, एंड डिस्ट्रक्टिव वेपन्स ना सेटअप, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स कोई कंट्री ना बनाए वगैरह एक्सेट्रा, तो इसे रोकने के लिए यूएन को लाया गया था। ठीक है,
Origin. Even while the war was continuing, the leaders of Allied government like US President Roosevelt and British Prime Minister Winston Churchill realized the potential danger of wars to humanity. They held many discussions that finally led to the formation of the United Nations Organization UNO. जब वॉर चल रहा था तो जो एलिड फोर्सेस थे जैसे यूएस के प्रेसिडेंट रोजावेल्ट थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल थे, तो ये लोग जो सुप्रीम लीडर्स थे इन्होंने वो वॉर को देखा था कि वॉर कैसा होता है, तो इनसे वो समझ आ गया था कि वॉर का जो पोटेंशियल जो डेंजर हो सकता है ह्यूमैनिटी के ऊपर, तो उसे मद्दे नज़र रखते हुए, उसे दिमाग में रखते हुए इसे यूएनओ को सेटअप किया गया था। ठीक है, ये था इसका ओरिजिन। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब अगर यूएन सेट हो गया तब यूएन करेगा क्या, तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, टू प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ वॉर एंड डेवलप हारमोनी अमंग ऑल द कंट्रीज। अभी यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा, पता नहीं यूएन कहाँ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो आई थिंक यूएन हैज़ फेल्ड। अगर आज रशिया यूक्रेन पे कैप्चर करता है तो बहुत सारे अदर कंट्रीज़ भी यूएन को सीरियसली नहीं लेंगे और जो पावरफुल कंट्रीज़ है डोमिनेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकेंड है फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस, टू डेवलप अ फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रेंडली रिलेशनशिप मीन्स टू डेवलप रिस्पेक्ट फॉर अदर कंट्रीज। ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन कोई भी कंट्रीज़ में बनाए रखना। टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन, टू सॉल्व इकोनॉमिक social, political and work on encouraging respect of human rights and fundamental freedoms। ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन जैसे कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो गया, सोशल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो गया, तो उसे सॉल्व करता है ताकि एक कोऑपरेशन दोनों सारे कंट्रीज़ में बना रहे एक दूसरे के लिए। disarm, decolonize and develop are three objectives of UN। disarm मतलब जितने भी मतलब न्यूक्लियर वगैरह वेपन से उसे हटा देना। decolonize मतलब कोई भी कंट्री किसी कंट्री को रूल नहीं करेगा। ठीक है, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री को, मैं ये नहीं बोल रहा एक किंग एक कंट्री को, ठीक है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को रूल नहीं करेगा। और डेवलपमेंट जो रहता है तो जो कि बेसिक नीड्स है, ये तीन ऑब्जेक्टिव्स है यूएन के। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव्स में आता है प्रिंसिपल्स। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके एक प्रिंसिपल्स होता है जिसका नज़र रखते हुए वो काम करता है। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल्स इन द सेंस रूल्स, एक रूल्स होता है। ठीक है, अ सेट ऑफ रूल्स। देखो पहला क्या है, टू रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स, जितने भी उसके मेंबर्स है उसके सॉवरेनिटी और इक्वालिटी को मेंटेन रखे। ठीक है, ऑल द मेंबर्स शुड फुलफिल इन गुड फेथ द ऑब्लिगेशन एज्यूम्ड बाय देम। ऑब्लिगेशन मतलब जितने भी प्रोमिस वो रखते हैं मेंबर्स, उन्हें वो अच्छे से फुलफिल करें। ठीक है, दे शुड सेटल देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स। जो भी मेंबर्स होते हैं यूएन के अंडर, उनके अपने जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं, वो पीसफुली सॉल्व करे। जैसे हमारा पीओके को लेकर इंडिया पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट चलता है उसे वो देखना हमेशा मीटिंग के तहत सॉल्व करते हैं, ना कि रशिया यूक्रेन की तरह वॉर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दे वुड रिफ्रेन फ्रॉम द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट एनी स्टेट। ठीक है, कोई भी यूज़ ऑफ थ्रेट और यूज़ ऑफ फोर्स किसी भी दूसरे कंट्री के लिए अगर वो रहेगा तो उसे वो रिफ्रेम करते, मतलब उसे वो पसंद नहीं करते, इन सेंस डिनाई करते हैं। ठीक है, ऐसा यूज़ करने मना करते हैं, कोई यूज़ नहीं कर सकता। दे शुड गिव द यूनाइटेड नेशंस एवरी असिस्टेंस इन एनी एक्शन इट टेक्स। अगर यूएन कोई भी एक्शन लेता है किसी भी चीज़ के ऊपर, बीट एनीथिंग, ओके, तो वो चाहते हैं उसके मेंबर्स उसे सपोर्ट करें, असिस्टेंस दे। यूनाइटेड नेशन शुड नॉट इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक और इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री और स्टेट। कोई भी कंट्री का इंटरनल मैटर, जैसे कोई हमारे देश में पॉलिटिकल मैटर हो गया, फार्मर्स लॉ हो गया, एनआरसीसी हो गया, तो इन सब चीज़ में यूएन जो है कभी इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ सेट ऑफ रूल्स है जिसे वो हमेशा फॉलो करता है। ठीक है, चलो अब आता है हेडक्वार्टर्स। ये जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर्स, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर बेस्ड इन न्यूयॉर्क यूएसए एक्सेप्ट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विच इज़ इन हेग नेदरलैंड्स। ठीक है, ये न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर, और उसके जितने भी उसके ऑर्गन्स हैं सब न्यूयॉर्क में है एक्सेप्ट फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि आपका हेग में है इन नेदरलैंड्स। ठीक है, वो कैप्स लॉक को प्लीज़ इग्नोर करें, जस्ट कंटेंट पे ध्यान दें। ठीक है, फ्लैग लाइट ब्लू इन कलर एंड पोर्ट्रेड इन वाइट एट द सेंटर ऑफ द यूएन center is the UN emblem, a polar map of the world embraced by twin olive branches, and the United Nation flag was adopted on October 20, 1947। तो ये आपका यूनाइटेड नेशंस का एक फ्लैग है, मतलब एक क्या यही फ्लैग है। ठीक है, इसे देख सकते हो। लैंग्वेजेस, तो अभी मेरा आपसे जितने भी व्यूअर्स हैं आपसे एक सवाल है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि यूएन के जो 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, सॉरी 6 ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस हैं,
उनके नाम बताएं, ठीक है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप मुझे बताएं, मैं कमेंट सेक्शन में मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग ने आंसर्स दिया होगा, अगर नहीं तो आप पॉज करके फिर आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है, इस कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें आंसर्स बताता हूँ, ठीक है। सो you please note it down. The languages, official language of the UN are Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish. I repeat once more: Arabic, Chinese, English, French, रशियन एंड स्पेनिश, ठीक है। एंड जो 5 जो परमानेंट मेंबर्स, जैसे आप बार बार देख रहे होंगे परमानेंट मेंबर्स वर्ड यूज़ हो रहा है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। यूएन के जो परमानेंट मेंबर्स है वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम्स, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई रिपीटेड वंस अगेन, परमानेंट मेंबर्स जो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके यूनाइटेड किंगडम्स एंड यूएसए, ठीक है। सो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा, कमेंट सेक्शन में आपने बता दिया होगा, ठीक है। एंड हम चेक करेंगे, इसी के तहत हम विनर्स को नेक्स्ट मंथ जो विनर्स है उसे हम अनाउंस करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ बी रेगुलर टू आवर वीडियोज़ एंड कमेंट डाउन बिलो, एंड वी जस्ट शॉर्ट आउट some regular viewers, and then we gift them the gifts, okay, at the end of every month. So we move on to the next slide. सॉरी, स्पेलिंग्स इंटेंशनली गलत की गई है, ठीक है। आप स्पेलिंग्स पे ध्यान मत दीजिए, मतलब स्पेलिंग्स को आप खुद से सही करेगा। वो क्या होता है ना, जब मैं रीड करता हूँ तो काफ़ी फ़नी वर्ड्स निकलते हैं अगर स्पेलिंग्स गलत है, तो इसलिए मैं डाला हूँ, ठीक है। आई होप यू गाइज नो व्हाट द करेक्ट स्पेलिंग। जैसे जनरल ना डाला हूँ मैं, सो इट्स जस्ट फॉर फन, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। इनके जो ऑर्गन्स थे, जैसे कि आपको बताया था, सारे ऑर्गन्स कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, एक्सेप्ट फॉर सिक्योरिटी काउंसिल जो है, कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो आपका हेग में है, नेदरलैंड्स में, ठीक है। तो क्या क्या उसका ऑर्गन्स है? द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टशिप काउंसिल एंड द सेक्रेटरीट, ठीक है। आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, अब आता है जनरल असेंबली, ठीक है। द जनरल असेंबली इज द मेन डेलिब्रेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन, ठीक है। द वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज डिटरमाइंड बाय द विल ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स एज एक्सपेक्टेड इन रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द असेंबली, ठीक है। ये असेंबली होगा, बाय द असेंबली, ठीक है। तो जनरल असेंबली जो वो मेन है, यहाँ पे जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं यहीं पे लिए जाते हैं, और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी मेंबर्स के वोट के हिसाब से लिए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे वोटिंग होती है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज या मेंबर्स ऑफ द यूएन वोट करते हैं। वाइल द डिसीजन ऑफ द असेंबली हैज़ नो लीगल बाइंडिंग फोर्स फॉर गवर्नमेंट्स, दे कैरी द वेट ऑफ द वर्ल्ड ओपिनियन ऑन मेजर इंटरनेशनल इशूज एज वेल एज मेजर मॉरल अथॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी। जो यहाँ पे डिसीजन ले जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, बट हाँ, वो इससे ये समझ आता है कि वर्ल्ड इस चीज़ के बारे में क्या सोचता है, ठीक है। सो दैट डिसीजन इज़ ऑलवेज बहुत सपोर्टिव, बहुत अच्छा डिसीजन होता है, तभी उस पर सारे कंट्री ने वोट किया है, ठीक है। तो जो कंट्री के बारे में बात हो रही है, या फिर जिस चीज़ के बारे में, चाहे वो कोविड हो या फिर एनीथिंग के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर बात हो रही हो, तो उसे कोई भी कंट्री इग्नोर जल्दी नहीं करता है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर किम जोंग उन, डिक्टेटर है भाई, वो तो कब बम मार दे कोई ठीक नहीं, तो उन्हें छोड़ते हुए चलते हैं। Composition: it is like the parliament of the world where all members nations send 5 representatives. All members of UN are members of General Assembly. Each member nation is one vote. All decisions are made by 2/3 vote majority. So ये हमारे से इंडियन पार्लियामेंट, अगर कुछ आपको यहाँ पे मैं बहुत फास्ट टाइप करता हूँ तो मुझे थोड़ा मिस्टेक हो जाती है मुझसे, ठीक है। जो मैं जब रीड कर रहा हूँ आप उसे फॉलो करना, एंड इट इज़ वेरी क्लियर टू, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ हर टॉपिक के बाद, ठीक है। तो जैसे हमारे इंडिया में एक पार्लियामेंट है, वैसे ही यहाँ पे ये वर्ल्ड का पार्लियामेंट है, जहाँ पे कुछ 5 परमानेंट इंपॉर्टेंट मेंबर्स को भेजा जाता है। जैसे जो आपको 5 मेंबर्स मैंने बताया था, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, तो ये कुछ पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंडर बहुत सारे मेंबर्स आते हैं। इंडिया भी एक मेंबर है, एक्सेट्रा 200 समथिंग मेंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपका आई गेस सीरिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ यूएन, सो उस पर कोई भी हमला कर देता है। एंड जो भी डिसीजन यहाँ लिए जाते हैं, जैसे हमारे इंडियन पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो यहाँ भी 2/3 मेजोरिटी वोट चाहिए रहता है उस डिसीजन को
पास करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द जनरल असेंबली इज। पावर्स एंड फंक्शन, अब कुछ पावर्स एंड फंक्शंस है जनरल असेंबली के। नंबर वन, टू कंसिडर एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जनरल असेंबली क्या करता है यहाँ पे, कोई रिकमेंडेशन करता है, कंसिडर करता है प्रिंसिपल्स, ताकि जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स इसके अंदर आते हैं, वो अपने बीच एक इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रखे, उसके लिए वो रिकमेंडेशन डालता है, ठीक है। कोऑपरेट करने समझाता है, किसी भी कंट्री को कोऑपरेशन के लिए बताता है, ठीक है। कोई भी पीस वे में डिसीजंस लेने के लिए हेल्प करता है। Part 2. To discuss any question relating to international peace and security, except where dispute and situation is currently being discussed by Security Council, to make recommendation on. देखो, अब जब भी जैसे कोई भी डिस्प्यूट चल रहा हो जहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल वहाँ पे अपना डिसीजन सुना रहा है या डिस्कस कर रहा हो, अभी डिसीजन सुनाने डिस्कस कर रहा हो, तो उन मैटर को छोड़ते हुए जनरल असेंबली जो है आपको अपने रिकमेंडेशन, अपना सजेशन हमेशा देगा रिलेटिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। मान लो सिक्योरिटी काउंसिल किसी टॉपिक पे अभी डिस्कस नहीं कर रहा है, उससे उस टॉपिक को कोई टच नहीं किया हो, तो जनरल असेंबली वहाँ पे अपना राय और रिकमेंडेशन दे सकता है। बट अगर उस टॉपिक पे सिक्योरिटी जो काउंसिल, जो ये जो ग्रुप है सिक्योरिटी काउंसिल, अगर उस पर डिस्कस कर रहा हो या फिर अपना डिसीजन सुना रहा हो, तो जनरल असेंबली उस चीज़ पर रिकमेंडेशन नहीं दे सकता है, टू बी प्रिसाइज, ओके। Number 3, to discuss and make recommendation to any question within the scope of the charter or affecting the powers and function of any organs of the United Nations. To discuss and recommendation easy topic है, easy point है, किसी भी चीज़ पर डिस्कस करेगा, रिकमेंडेशन करेगा, जो जितने इसके स्कोप के अंदर, जितना मतलब इसका पावर है, ठीक है, ये अपने पावर्स को कभी एक्सीड नहीं करेगा। जैसे सिक्योरिटी रीजंस पे सिक्योरिटी काउंसिल अपना देता है वोट, इकोनॉमिक पे इकोनॉमिक काउंसिल देता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ को अपना पावर एक्सीड नहीं करेगा, और ये भी ध्यान रखेगा कि जैसे उसका जो रिकमेंडेशन है किसी भी और यूएन के ऑर्गन को इफेक्ट ना कर रहा हो, उसके पावर्स और फंक्शंस को इफेक्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है। नंबर 4, टू इनिशिएट स्टडीज़ एंड मेक रिकमेंडेशन टू प्रमोट इंटरनेशनल पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जैसे कि मैंने आपको कहा था, प्रमोट करेगा इंटरनेशनल पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, हर कंट्री के बीच में उसे क्या करेगा, प्रमोट करेगा। टू मेक रिकमेंडेशन फॉर पीसफुल, मतलब पीस के लिए रिकमेंड हमेशा करेगा, ठीक है। ये जनरल असेंबली, ज़्यादा कुछ पावर रहता नहीं, बस मेजोरिटी वहाँ बैठा रहता है। इंट्रोडक्शन, टू रिसीव and consider पार्ट 6 है, पॉइंट 6 है, टू रिसीव एंड कंसिडर रिपोर्ट्स फ्रॉम सिक्योरिटी काउंसिल एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल किसी भी चीज़ पे अगर मान लो डिस्कस कर रहा हो, किसी भी टॉपिक डिस्कस कर रहा हो, तो उसका एक रिपोर्ट बनता है जो कि जनरल असेंबली के पास जाता है, जहाँ पे सारे मेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं। फिर उस पर सिक्योरिटी काउंसिल का जो मतलब जो रिजल्ट आया है, उससे वो लोग देखते हैं हाँ सही है या नहीं है, ओके, एंड देन उस पर कंसिडर करते हैं कि सही, मतलब दिस इज़ करेक्ट एंड दिस इज़ व्हाट टू बी डन, ओके। तो जनरल असेंबली ये करता है। पार्ट 7, पॉइंट 7, टू कंसिडर एंड अप्रूव द बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड a portion of the contribution among members, ठीक है। टू कंसिडर एंड अप्रूव द बजट ऑफ यूनाइटेड नेशन को काम करने के लिए भी एक बजट सेट करना पड़ता है, तो बजट को सेट करता है, ठीक है। एंड कंट्रीब्यूशन कितना है, और उस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो कंट्रीब्यूशन है सारे मेंबर्स का, उसे वो चेक करता है, ठीक है, कि कितने मेंबर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, कितने को कितना काम दिया गया है, ठीक है। टू elect the non-permanent members of the Security Council, the Economic and Social Council, and that Trustship Council, and to elect judges of the International Court of Justice. नॉन परमानेंट मेंबर्स को सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक काउंसिल, जो भी एक्सेट्रा काउंसिल्स में इलेक्ट करता है, मतलब उन्हें बुलाता है, ठीक है। और जो भी जजेस है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए, वो कौन सेलेक्ट करता है, तुम्हारा सिक्योरिटी काउंसिल, सॉरी जनरल असेंबली, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स फंक्शंस थे जनरल असेंबली के, जो प्लीज़ आप अच्छे से समझिएगा एंड जस्ट राइट इट इन द एग्जाम। द सिक्योरिटी काउंसिल इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जैसे हमारा यहाँ पे जजेस है, तो वैसा सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है। सॉरी, जैसे हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव जो पार्ट होता है जो कि एग्जीक्यूट करता है किसी भी चीज़ को, तो सिक्योरिटी काउंसिल वहाँ पे वर्ल्ड का एग्जीक्यूटिव है। इट हैज़ द प्राइमरी फॉर फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसका प्राइमरी मोटिव क्या है, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल समझ आ ही रहा है, मेंटेन सिक्योरिटी और पीस मेंटेन करना। इट फंक्शंस कंटिन्यूस, मतलब पीस और सिक्योरिटी मेंटेन जो करना था, तो हर वक्त आपको ज़रूरत होता है, तो ये कंटिन्यूस अपना फंक्शन करता रहता है। अ रिप्रेजेंटेटिव ईच ऑफ इट्स मेंबर मस्ट बी प्रेजेंट एट ऑल द टाइम इन द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर। इसका एक रिप्रेजेंटेटिव जो रहेगा मेंबर, वो हमेशा यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर में प्रेजेंट रहेगा। कुछ भी हो जाए, हर टाइम एक ना एक मेंबर जरूर सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेजेंट रहेगा हेडक्वार्टर में।
ये रहा आपका सिक्योरिटी काउंसिल का फोटो, गूगल बाबा की जय से मैंने लिया है, ठीक है, जैनी शिनचैन है, आपको याद होगा। तो ये रहा सिक्योरिटी काउंसिल ऐसे मीट करती है, ठीक है। कॉम्पोजिशन, द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, 15 मेंबर्स को कंसिस्ट करते हैं, और 5 परमानेंट मेंबर्स जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन एंड यूएसए, ठीक है, यूके, ब्रिटेन एक ही है। द रीजनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इज, अफ्रो एशियन कंट्रीज से 5 मेंबर आते हैं, लैटिन अमेरिका कंट्रीज से 2 आते हैं, वेस्ट यूरोपियन अदर कंट्रीज से 2 आते हैं, और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज से 1 आते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके 15 मेंबर्स को ऐड किया जाता है, ठीक है। The 10 non-permanent members are elected by the General Assembly by a two-third majority for a term of 2 years. 10 non-permanent members को भी elect किया जाता है 2/3 majority से। कौन करता है? General Assembly करता है, ठीक है। A retiring member is not eligible for immediate re-election. कोई भी जो member रहता है, जो कोई भी country member रहता है नॉन परमानेंट, वो फिर से मतलब रिटायर करने के बाद संग संग वो फिर से री इलेक्शन में नहीं आ सकता है। द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल रोटेट्स मंथली अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग ऑफ इट्स मेंबर्स स्टेट, ठीक है। जो प्रेसिडेंट रहेगा जो वहाँ काउंसिल का, वो हमेशा रोटेट करता है, मंथली चेंज होता रहता है, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से, ठीक है। चलो, वेटो पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 1 वेटो, ठीक है। डिसीजंस आर प्रोसीड्यूरल मैटर्स आर मेड बाय अफर्मेटिव वोट्स ऑफ 9 मेंबर्स। 9 मेंबर्स का वोट कंपलसरी रहता है, तभी 2/3 मेजॉरिटी होता है 15 में से। इंक्लूडिंग द कंसर्निंग वोट ऑफ ऑल 5 मेंबर्स, ठीक है, कॉन्करिंग वोट, सॉरी, 5 परमानेंट मेंबर्स का वोट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, उसके बाद प्लस 4 होगा तभी 9 होगा, 15 का 2/3, ओके। द नेगेटिव वोट्स ऑफ अ परमानेंट मेंबर इज कॉल्ड अ वेटो। वेटो किसे कहते हैं? एक नेगेटिव वोट, मतलब जैसे मान लो फार्मर्स बिल को लाना है तो 5 मान लो 10 स्टेट है, तो 9 ऑफ द स्टेट्स सेड यस द फार्मर्स बिल इज़ गुड, ओके, एंड एक वोट, एक जो वेस्ट बंगाल है वो बोलता है कि इट इज़ नॉट गुड, सो मैं नेगेटिव वोट दे रहा हूँ, मैं अपना वोट उसके अगेंस्ट दे रहा हूँ, दैट इज, तो वेस्ट बंगाल ने क्या किया? अपना वेटो मारा, ठीक है। द काउंसिल इज पावरलेस टू एक्ट इफ एनी ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स यूज द वेटो पावर, हाउएवर एब्सिस्टेंस फ्रॉम वोटिंग डज नॉट अमाउंट टू अ नेगेटिव वोट और वेटो। अगर वोट नहीं मारता, मान लो एब्सेंस, मतलब एब्सटेंसेस मतलब क्या होता है? एब्सटेंसेस मतलब होता है कि वो एब्सेंस था या फिर वहाँ वो उसने वोट किया नहीं, तो इसे नेगेटिव वोट या वेटो नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको नेगेटिव वोट मारना पड़ेगा। मान लो आपने वोट नहीं किया तो दैट विल बी एज नल एंड वॉइड, ओके। तो ये होता है। जैसे इंडिया को परमानेंट मेंबर, छठा 6th परमानेंट मेंबर बनाने के लिए चारों कंट्रीज हाँ बोलते हैं एक्सेप्ट फॉर चाइना, तो वो वेटो मारता, तो इंडिया कभी परमानेंट मेंबर नहीं बन पाता है। Powers and functions of the Security Council to maintain international peace, security in accordance with the principles proposed and purposes of the United Nations के हिसाब से जो भी इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी मेंटेन करना, सिंपल है। इन्वेस्टिगेट एनी डिस्प्यूट और सिचुएशन विच माइट लीड टू इंटरनेशनल फ्रिक्शन एंड टेक मिलिट्री एक्शंस अगेंस्ट एनी एग्रेसर। कोई भी एग्रेसिव, मतलब एग्रेसर में जैसे यहाँ पे रशिया एग्रेसर है यूक्रेन के लिए, तो उस पर जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा, डिस्प्यूट देखेगा, सिचुएशंस देखेगा, उस पर एक्शंस लेगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करेगा। द रिकमेंड मेथड ऑफ एडजस्टिंग सच डिस्प्यूट्स टू इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट करने के लिए अर्ज करेगा, ठीक है, जितना भी डिस्प्यूट्स हुआ उसे सेटल करेगा, ठीक है, अलग अलग मेथड्स लाएगा, रिकमेंड करेगा। टू फॉर्मुलेट प्लान्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सिस्टम टू रेगुलेट आर्मामेंट्स, ठीक है, प्लान्स लाएगा ताकि आप जितने भी आर्मामेंट्स, आप कितने हथियार खरीद रहे हो, बना रहे हो, उसके लिए भी वो प्लान्स लेके आता है। कोई भी कंट्री किस तरह का हथियार बना सकता है या खरीद सकता है, उस पर वो अपने रेगुलेशंस लाता है। To determine the existence of a threat, the peace or act aggression and recommend what should be taken, ठीक है। existence of threat to मतलब पीस के ऊपर जो भी थ्रेट आएगा या फिर एग्रेशन आएगा उस पर रिकमेंड करता है कि क्या एक्शन वहाँ लेना चाहिए। जैसे यूक्रेन को ये बताएगा क्या एक्शन वहाँ लेना चाहिए, जो कि शायद ये बता रहा नहीं है। टू कॉल अ मेंबर टू अप्लाई इकोनॉमिक सैंक्शन एंड अदर मेजर्स नॉट इन्वॉल्विंग टू यूज़ फोर्स टू प्रिवेंट सच एग्रेशन, ठीक है। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, जैसे बाकी कंट्रीज रशिया पे क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हो, उससे जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है वो विड्रॉ कर रहे हैं, फिर तुम्हारा जितना भी आपका ट्रेड होता है उसे बंद कर दे रहे हैं, तो क्या इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं, ठीक है, ना कि कोई और कंट्री रशिया पे हमला कर रहा है या फिर उस पर कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है। टू टेक मिलिट्री एक्शंस अगेंस्ट एन एग्रेसर, जैसे एग्रेसर यहाँ रशिया है तो उस पर मिलिट्री एक्शन सिक्योरिटी काउंसिल ले सकता है, बट वो ले रहा नहीं है। टू रिकमेंड द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर, मान लो सिक्योरिटी काउंसिल में कोई नए मेंबर चाहिए तो वहाँ पे वो ऐड कर सकता है। टू एक्सरसाइज द ट्रस्टशिप फंक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन इन स्ट्रेटेजिक एरियाज, यूनाइटेड नेशंस कोई भी जो फंक्शंस अपना लाता है, जैसे मान लो फूड का स्कीम चला, मतलब स्कीम इन द सेंस होता है ना यार,
मतलब कोई भी अफ्रीकन गरीब कंट्री में अपना कोई पॉलिसीज चला रहा, स्कीम चला रहा, मतलब हेल्प हेल्प के लिए, फूड का, वाटर का, जो भी चलाता है उस पर वो स्ट्रेटेजिक एरियाज़ में उसे वो ट्रस्टी फंक्शंस के लिए हेल्प करता है, एक्सरसाइज करवाता है, ठीक है। टू रिकमेंड द जनरल असेंबली द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी to recommend the General Assembly the appointment of Secretary General and together with the Assembly to elect the judges of the International Court of Justice. Secretary General को elect करने में General Assembly की help करता है, recommend करता है, और judges को of International Court को elect करने में भी help करता है, ठीक है। The International Court of Justice is the principal judicial organ of the UN. It consists of 15 judges, 15 judges होते हैं, elected by the General Assembly and the Security Council for a term of 9 years. ठीक है, यहाँ पे हमारे रहते हैं 65 और 62 ईयर्स तक, जब तक एज नहीं होता वो जज रह सकते हैं। यहाँ पे कोई भी जज जो रहता है वो 9 साल के लिए रहता है। इट गिव्स एडवाइजरी ओपिनियन टू लीगल मैटर्स ऑफ द ऑर्गन्स एंड स्पेशल एजेंसीज ऑफ द यूएन एंड डिसाइड द डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर स्टेट्स इफ दे रेफर द केस टू इट। सॉरी, ये अपना एडवाइजरी फंक्शंस देते हैं लीगल मैटर्स पे ऑर्गन को, मतलब यूएन को, ठीक है, और बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं, और स्पेशल एजेंसी ऑफ द यूएन, और डिसाइड करते हैं, मान लो कोई भी मेंबर्स, 2 मेंबर में, इंडिया पाकिस्तान में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो अगर वो लोग यूएन में जाते हैं तो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही उनकी प्रॉब्लम और डिस्प्यूट को सुनता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कोर्ट ऑफ जस्टिस डज, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सॉरी फॉर द क्वालिटी, ये रहा आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, गूगल से लिया हुआ है, तो प्लीज़ आप खुद सर्च कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज इट, ओके। हाँ, कॉम्पोजिशन तो हो चुका। हाँ, द कोर्ट composed of 15 judges elected for 9 years in terms of by United Nations General Assembly and Security Council sitting independently of each other. It may not include more than 1 judge from any nationality, मतलब एक कंट्री से एक से ज़्यादा जज नहीं जा सकता। Elections are held every 3 years of for 1/3 of the seats and retiring judges may be re-elected, ठीक है। 1/3 मतलब क्या बोलते हैं, 1/3, सॉरी, इलेक्शंस हर 3 ईयर्स में होता है 1/3 सीट के लिए, क्योंकि जो रिटायर कर रहते हैं हमेशा, ठीक है, मतलब 3 में से एक जज हमेशा रिटायर करते रहते हैं हर 3 साल पे, तो उन्हें हटाया जाता है। रिटायरिंग जजेस में भी री इलेक्टेड, जो रिटायर कर चुके उन्हें री इलेक्ट भी कर सकता है। द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट डू नॉट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट बट आर इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रेट। जो मेंबर्स ऑफ द कोर्ट रहेंगे वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रेट है, तो अपने मतलब मान लो इसी कंट्री का केस आ गया तो वो बायस नहीं हो सकता वहाँ पे, ठीक है, तो वो एक इंडिपेंडेंट वहाँ मजिस्ट्रेट बैठा है जो कि फेयर डिसीजन सुनाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और कुछ आते हैं पावर्स एंड फंक्शंस। द पार्टी ओनली मेंबर स्टेट्स में अप्लाई एंड अपियर बिफोर द कोर्ट। जो मेंबर स्टेट है, जो परमानेंट मेंबर्स है, और मतलब जितने परमानेंट मेंबर्स हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। The member states of the United Nations are entitled to appear and apply before the International Court of Justice. Members of the United Nations are उन्हें वो तो आ ही सकते हैं यहाँ पे, and apply before the International Court of Justice. Sources of applicable law. The court decides cases in accordance to with intern treaties and convention in force, international customs. ये इन सब केसेस पे ये लोग को मतलब कोर्ट ऑफ जस्टिस जनरली डील करता है। Intern treaties and convention in force, international customs, the general principles of laws, subsidiaries means judicial decisions and teachings of the most highly qualified publicists, ठीक है। तो इन पे एक्चुअली कोर्ट डिसाइड केसेस को लेता है, ठीक है, इन सब मतलब टॉपिक्स रिलेटेड टू these things, okay. Voluntary jurisdiction. The court is condemned to entertain a dispute if the state concerned agrees to take the issue to it, ठीक है। Compulsory jurisdiction. The court has compulsory jurisdiction in the following areas, ठीक है, against the background that a large number of treaties provided the dispute are submitted to the court, ठीक है। इस मान लो कोई भी ट्रीटी किसी कंट्री के बीच में चल रहा हो, ठीक है, मतलब ट्रीटी साइन हुआ हो, अगर उस ट्रीटी में डिस्प्यूट आता है, मान लो जैसे इंडिया पाकिस्तान कोई भी एक ट्रीटी साइन करता है, और अगर उस ट्रीटी को वो मतलब फॉलो नहीं करता, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो जो मैटर है वो कंफर्म है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंपलसरी उस मतलब एकदम इंपॉर्टेंस दे के उसे सॉल्व करेगा, क्योंकि ये मेन होता है झगड़े की स्टार्टिंग, तो वहीं पे उसे आंसर्स अपना मतलब केस को सॉल्व करके आंसर्स दे देता ताकि वो आगे ना बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ यूएन आर देयर, कितने ऑर्गन्स है, ठीक है। वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड, कमेंट बिलो, वी आर वेटिंग फॉर आंसर्स एंड दीज आंसर्स आर गोइंग टू these people who going to comment below are going to win
द नेक्स्ट राउंड नेक्स्ट मंथ जो इवेंट है उसमें वो जीतेंगे, ठीक है। विल सेलेक्ट 5 पीपल फ्रॉम जस्ट रैंडमली फ्रॉम एनी वीडियो एंड देन वी गिव देम द प्राइज, ओके। सो प्लीज़ कमेंट बिलो। So thank you for watching the video. Please keep supporting us and join our telegram channel, link is given in the description. और इस मतलब वीडियो के जो PDF है नोट्स डालने के लिए आपको हमारे जीनियस क्लासेस का जो ऐप है उसे डाउनलोड करना पड़ेगा एंड देन यू गेट ऑल द नोट्स ओवर देयर, ओके। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप जस्ट चेक करना, हमारा जो प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको जीनियस क्लासेस का ऐप, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर कोई पार्ट समझ नहीं आया तो प्लीज़ ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल, ओके। और कमेंट बिलो कि सर ये टॉपिक समझ नहीं आया, ये पॉइंट समझ नहीं आया, ओके। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन टू द पीपल। एंड गाइज अभी सिचुएशन ख़राब है, वॉर की सिचुएशन चल रही है, वर्ल्ड वॉर भी ऐसे ही शुरू हुआ था, छोटी कंट्री के बीच फाइट होते होते इतनी बड़ी वर्ल्ड वॉर हो गई थी। सो प्लीज़ प्रे फॉर द पीपल स्टक इन यूक्रेन। एंड आई डोंट नो वाई ये क्यों हो रहा, मैं इस पर डीप स्टडी अभी तक नहीं किया हूँ, मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू एंड, ओके, एंड प्रे फॉर द पीपल स्टक ओवर देयर। एंड हमारी गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है यूक्रेन से हमारे स्टूडेंट्स और पीपल को लाने के लिए। आई होप दे सक्सेसफुली डू इट in a very short time. So please pray for the people over there, and I hope you guys are doing well, okay. Do like, share and subscribe our channel. Stay home, stay safe. God bless you. Bye bye.